हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो सभी ने टाइटल देख लिया है। टाइटल आज की इस क्लास का रहेगा आपके पास हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, जीके। ये सारा हम कवर करेंगे इस एक क्लास में। और आपको इसमें क्या देखने को मिलेगा, अगर आपने जो है पहले प्रिपरेशन की है, एग्जाम जो आपका आने वाला है 2 से 3 दिन आपके रह चुके हैं, तो इसमें जो आपको एक मैंने PDF आपको प्रोवाइड कराई थी SST सेक्शन की, और उसमें आपके कंप्लीट जो है हिस्ट्री भी रहेगा, पॉलिटी रहेगा, जियोग्राफी रहेगा, जीके रहेगा। अब इतना समय हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जो है एक पॉलिटी सेक्शन की अलग क्लास दी जाए, हिस्ट्री की अलग दी जाए। अगर अलग अलग देंगे तो अलग अलग टॉपिक आपके जो है कम से कम एक एक टॉपिक आपका 1 आवर तक का आराम से बन जाएगा। तो ऐसे में बेस्ट क्या था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 25,000 सब्सक्राइबर होने पर आपको एक ऐसी क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी जो कि आपके पास एक कंप्लीट रिवीजन आपका इसमें रहेगा। तो कंप्लीट रिवीजन के लिए क्लास आपकी रहेगी, और बिल्कुल जो है ये कम से कम समय में जितनी अधिक चीज़ें हम कर पाएंगे उतना बेहतर रहेगा आपके लिए भी, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। और कोशिश कीजिए कि जो प्रश्न आपसे मैं पूछ रहा हूँ साथ साथ उसके आंसर आप दें। और ये आपको डायरेक्ट मैं PDF से ही करवाऊंगा, क्योंकि जो है एक तो PDF का आपका रिवीजन हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात है, एग्जाम के लिए समय कम है, क्योंकि अगर एक टॉपिक में करवाने लग जाऊंगा तो मैं बीच में भूल जाता हूं कि आपका समय कम है, और फिर उस टॉपिक पर हम काफ़ी ज़्यादा आगे तक चले जाते हैं। तो लेवल जो है थोड़ा सा मेंटेन करके रखेंगे, जितना आपके एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उतने की हम इसमें बात करेंगे। तो आपके जो कमेंट सेक्शन में कमेंट कंटिन्यू आने चाहिए। अभी तो मैं बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि जो है समय आपका बिल्कुल जो है इसमें वेस्ट होगा। बाद में मैं चेक कर लूंगा कि किसने किस समय जो है कौन कौन से कमेंट आपके रहे थे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हिस्ट्री की हम बात करेंगे, क्योंकि जो SST वाली जो PDF आपको शेयर की थी उसमें हिस्ट्री सेक्शन आपका सबसे पहले देखने को मिलता है। तो वहां से कुछ एक प्रश्न आपके देखेंगे, और इंपॉर्टेंट जो है वो आपको मैं बताऊंगा। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो नोट डाउन कर लेना। और साथ में कुछ एक जो है मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है कि मुझे जो लगता है कि ये प्रश्न आ सकते हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। अब ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कहूंगा कि वही प्रश्न आएंगे, तो प्लीज़ इस बात का आप जो ध्यान रखिए, कहीं आप जो एग्जाम के बाद कहें कि सर वो प्रश्न ही नहीं आए। ये रिवीजन क्लास आपकी रहेगी, उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पहला प्रश्न आपके पास है अस्तोमा सदगम्य। एक ये वाक्य है, ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो ये आपने बताना है। तो अस्तोमा सदगम्य वाक्य आपके कहाँ से लिया गया था, ऋग्वेद से लिया गया था। हो सकता है कि प्रश्न यहाँ से डायरेक्ट पूछ ले जाए, ऐसा ही। और आपके पास सत्यमेव जयते, ये आपके कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद इंपॉर्टेंट है। तो मुंडकोपनिषद से आपकी ये वाक्य लिया गया है। उसी तरह हिस्ट्री वाले सेक्शन से ही हम आगे क्यों चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री से स्टार्ट किया है तो कुछ एक नदियां आपसे पूछ ली जाती है। जैसे कि आपसे पूछ लिया, मान लीजिए कि आपके पास रावी नदी आपसे पूछ ली जाए कि रावी नदी का पौराणिक नाम आपके क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए चेनाब का पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए आपके पास सतलुज का, तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सतलुज का आपसे पूछ लिया जा सकता है, चेनाब का पूछ लिया, रावी का पूछ लिया जा सकता है। इसी तरह आपकी जो दूसरी है व्यास का आपसे पूछ लिया जा सकता है। इनके वैदिक, पौराणिक और प्राचीन नाम आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। अब मुझे क्या लगता है कि इसमें से कौन सा आ सकता है। एक तो चेनाब का आपने याद रखना है, चेनाब को अस्किनी और रावी को पुरुषनी, अगर आपने लिखना होना तो लिख लेना साथ साथ। और इसके अलावा जो आपके पास ईरावती भी आपके रावी रहेगा। और इसके अलावा व्यास की बात की जाए, विपाशा आपके प्राचीन नाम इसमें रहेगा। और सतलुज की बात की जाए, सतुद्री आपके रहेगा। तो यहाँ से हो सकता है कि नदियों से आपके कुछ इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये वाला सेक्शन भी आपको करके चलना है। इसके अलावा जो हिस्ट्री में आपके जो कुछ एक बौद्ध संगतियाँ आपके देखने को मिली थी, कुछ एक जैन संगतियाँ। तो बौद्ध संगतियाँ चारों आपने याद रखनी है, चाहे आपके पास वो राजगृह में रही हो पहले वाली, चाहे दूसरी वैशाली में रही हो, या फिर आपकी पाटलिपुत्र में रही हो जो आपकी थर्ड रही थी। इसके अलावा बात की जाए कुंडल वन में, जो कि आपकी चौथी बौद्ध संगति रही थी। एक तो आपने इनका सीक्वेंस याद रखना कि पहली कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, थर्ड आपकी कौन सी थी, और फोर्थ आपकी कौन सी थी। सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि किस जो अध्यक्ष के समय आपके देखने को मिले। और थर्ड पॉइंट आप इसमें क्या याद रखेंगे कि ये जो बौद्ध संख्या हुई थी वो कहाँ पे और किस किस स्थान पे हुई थी, जो कि PDF में मैंने आपको पहले भी बताया, और एक इसकी अलग से वीडियो भी बनाई है। किसी ने डिटेल में देखना होगा बौद्ध संगतियों के, तो प्लेलिस्ट में जाना, हिस्ट्री वाला एक अलग से फोल्डर है, उसमें बौद्ध संगतियां मैंने बताई है कि कैसे इसको याद रख सकते हैं। आगे चलेंगे। जैन धर्म और आपके बौद्ध धर्म, इन दोनों से प्रश्न देखने को मिलते हैं। बौद्ध संगतियां मैंने आपको बता दी, तो बौद्ध संगतियों से आपकी 4 बौद्ध संगतियां थी। उसी तरह जैन संगतियां भी थी, जो कि आपके पास एक पाटलिपुत्र में देखने को मिली, और दूसरी आपके पास वल्लभी में। इंपॉर्टेंट है, मैं ब्लैक बोर्ड का कम से कम यूज कर रहा हूं, इसके पीछे रीजन यही है कि समय आपका कम से कम वेस्ट हो। ठीक है, जैन धर्म से जो है और कुछ प्रश्न बनते हैं, और उसी तरह बौद्ध धर्म से कुछ एक बनते हैं।
जैसे कि जैन धर्म के अनुयायी आपसे पूछ लिए जाते हैं, उसी तरह बौद्ध धर्म में भी आपके देखने को मिलता है। जैन धर्म की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट है स्वामी महावीर, तो ये कौन से आपके तीर्थकर थे? 24 नंबर के 24वें तीर्थकर आपके रहे। और जैन धर्म के कई बार पहले और कई बार जो 23 है वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। तो अगर पहले की बात की जाए तो पहले आपके ऋषभदेव रहेंगे, और अगर बात की जाए आपके पास 23 तो 23 जो आपके तीर्थकर जो है, जो अनुयायी जो इनको कहेंगे आप, वो आपके पार्श्वनाथ थे। कई बार जो है इनके चिन्ह भी आपसे पूछ ले जाते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो भी आपने एक बार देख लेना। और उसी तरह आपके बौद्ध धर्म की अगर बात करें तो संस्थापक आपके जो महात्मा बुद्ध आपके रहे थे। और इनके बारे में कैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि इनके बारे में एक तो इनसे जन्म भी पूछ लिया जाता है, जन्म आपके जो है स्वामी महावीर का भी पूछ लिया जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, इनको भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो है बात की जाए आपके पास इनका जो जन्म पूछ लिया जाता है, जैसे कि आपके पास महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें, इनका जन्म पूछ लिया जाता है और इन्होंने गृह त्याग किया था उसे क्या कहा जाता है। इसके अलावा जो है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसको क्या कहा जाता है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। इसके अलावा पहला उपदेश इनका कई बार जो है एग्जाम में बहुत बार देखने को मिला है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो सारनाथ में है, जितनी चीज़ें मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगेंगी और साथ साथ में बता के चलूँगा, बाकी सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पे हो जाएगा। आगे चलेंगे। उसी तरह जो है कुछ एक आपके जो है वैदिक सभ्यता से आपसे प्रश्न पूछ ले जा सकते हैं कि जैसे कि आपके पास जो भारत में जो आर्य है वो संभवतः कहाँ से आए थे, तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में देखा गया है। ना केवल यहाँ पे एचपी की अगर हम बात करें बल्कि पूरे इंडिया में कोई भी एग्जाम आप देख लो, मैक्सिमम एग्जाम में ये वाला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आर्य भारत में जो है आपके पास सभ्यता कहाँ से आए थे, तो ये आपके मध्य एशिया से आए थे। इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। इसके अलावा जो चारों वेदों में सबसे पुराना वेद, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है, तो ऋग्वेद आपका सबसे पुराना है। हाँ, इसके अलावा जो गायत्री मंत्र का जो संबंध है किस वेद से आपके संबंधित है, ये वाला प्रश्न भी आपका बन सकता है, तो ये आपके सूर्य से रहेगा। इसके अलावा कुछ एक दर्शन है जो आपके पास भारतीय दर्शनों में देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट है सांख्य दर्शन। तो इसके प्रवर्तक कई बार आपसे पूछ ले जाते हैं, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आपके कपिल मुनि इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। उसी तरह योग दर्शन भी है, अलग अलग दर्शन है, शॉर्ट दर्शन आपके देखने को मिलता है, तो ये दर्शन भी आपको एक बार रीडिंग इसकी कर लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो है कुछ एक वन लाइनर आपके देखने को मिलते हैं, तो वन लाइनर में आपके पास चाहे बात की जाए आपके पास जैसे कि अग्नि का आविष्कार किस काल में हुआ, ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए, आविष्कार अलग चीज है और अग्नि का प्रयोग अलग चीज है, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसको आपने याद रखना है, एक ही चीज इसको मत करना। कई बार आपसे पूछा जाता है कि आविष्कार कब हुआ, और कई बार से पूछा जाता है कि अग्नि का जो है प्रयोग जो है किस काल में आपके देखने को मिलता है, दोनों अलग अलग चीज है। इसके अलावा जो है कुछ एक जो है हड़प्पा सभ्यता की अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता को जो काफी इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो आपका इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में ये पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न आपके बनते हैं। तो 1921 अगर आपने याद रखना हो तो रख लेना, तो ये इंपॉर्टेंट है। और कई बार इनका नाम भी पूछ लिया, दयाराम साहनी, तो ये भी आपने याद रखना है। पीछे जो है थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस आ रही है, कभी जो है आपके जो है डॉग जो है बार्क कर रहे हैं, कई बार जो है आपके पास कुछ वर्क भी आपका पीछे चला है। आज जो है अनुकूल नहीं है वातावरण, मैं काफ़ी बार सोच रहा था क्लास ली जाए ना ली जाए, लेकिन इसको चीज़ों को अवॉइड कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा अपनी क्लास के ऊपर। आगे चलेंगे। इसके अलावा जो आपके पास कुछ एक हिस्ट्री सेक्शन में थोड़े हम आगे चले, कुछ काल आपके देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें हर्यक वंश की, इसके अलावा शिशुनाग वंश, आपके पास नंद वंश हो गया, मौर्य वंश हो गया, तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है मौर्य वंश, तो मैं मौर्य वंश से आपके स्टार्ट करूँगा, क्योंकि जो है हर्यक वंश के बारे में बताएंगे, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश, नंद वंश, ये सीक्वेंस तो एक चला रहेगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं है कि हर वंश के बारे में हम इसमें क्लास में डिस्कस कर सके। तो अभी जो इंपॉर्टेंट है वो आपके पास मौर्य काल, तो मौर्य काल की हम बात करते हैं, वहां से देखिए क्या प्रश्न आपके बनते हैं। मौर्य काल की अगर हम बात करें तो मौर्य काल से आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपके जो है मौर्य काल को अगर हम छोड़ दें, अगर मैं आपको पूरा मगध ही आपको मैं बता दूं, क्योंकि जो है मगध की अगर हम बात करें 16 महाजनपद आपके देखने यहाँ पे मिलते थे, तो ये भी कई बार पूछा जाता है कितने महाजनपद थे, आपके पास 16 महाजनपद थे, तो जिसको जो मगध साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपके पास हर्यक वंश की जिससे मैंने बात की थी सबसे पहले आएगा, इसके संस्थापक पूछ लिए जाएंगे तो बिंबिसार है। तो इसको एक मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि इसमें सारे काल आपके जो है आ जाएंगे, कौन कौन से वंश थे सारे आपके इसमें देखने को मिल जाएंगे। उसी तरह जो है अंतिम वंश कई बार आपसे पूछ लिया जाता है, नंद का जो अंतिम जो नंद शासक आपके कौन था, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घनानंद, उसके बाद देखने को मिलता है आपके पास मौर्य काल। यहां से जो है ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा, इस करके आपको मैं बता रहा हूं। उसी तरह जो आपके पास कई बार इसमें पूछ लिया जाता है कि सिकंदर की जो सेना है किस नदी से जो है किस नदी को पार करने से उन्होंने इनकार कर दिया था, तो व्यास नदी थी आपके पास। अगर मैं बात करूं व्यास की, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, व्यास यहाँ पे नहीं लिखा है। व्यास की अगर हम बात करें तो व्यास को जो अर्जिकिया के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आपके पूछ लिया जाता है।
आगे बात की जाए, अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि मुद्रा राक्षस के लेखक आपके कौन थे, तो विशाख दत्त थे। इसके अलावा कई बार ये भी पूछा जाता है कि ये किसके जो है दरबार के जो है काल में देखने को मिले थे, किन्होंने इसको संरक्षण दिया था। इस तरह के प्रश्न यहाँ से देखने को बन सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास चलेंगे, अगर हम थोड़ा सा आगे देखें, मौर्य साम्राज्य की स्थापना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, किसके सहयोग से की थी, कौन इनके मंत्री थे, ऐसे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। बाकी थोड़े आगे भी चलेंगे, बात करेंगे, अगर डिटेल में समय रहा तो लास्ट में मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपके लिए कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलेंगे, मौर्योत्तर काल की अगर हम बात करें तो उसमें देखने को मिला था आपके पास विक्रम संवत। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, विक्रम संवत आपके कब प्रारंभ हुआ, किसके समय प्रारंभ हुआ, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अब देखिए, विक्रम संवत भी आपसे पूछ लिया जाता है, शक संवत भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा जो आपके पास गुप्त संवत, तो 3 ये संवत आपके देखने को मिले थे, और जिस कैलेंडर भी आपका जो है इसी हिसाब से चलता है, शक संवत के हिसाब से। तो देखिए, विक्रम संवत की अगर मैं बात करूं तो 57 ईस्वी पूर्व में आपके देखने को मिलता है। बाकी बात की जाए शक संवत की, तो शक संवत आपके जो है 78 ईस्वी कनिष्क के समय आपके देखने को मिलता है। इसके अलावा बात की जाए आपके पास गुप्त संवत की, तो गुप्त संवत भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि एग्जाम में काफी कम बार देखने को मिलता है। 390 से लेकर 320 ईस्वी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए ईस्वी या फिर आपकी ईस्वी, हाँ ईस्वी तक ही आपके देखने को मिलेगा। और चंद्रगुप्त प्रथम के समय की ये बात है। देखिए, विक्रम संवत पहला 57 इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 57 ईस्वी पूर्व, ईस्वी पूर्व और ईस्वी ये भी अलग अलग चीजें हैं, इसमें सिर्फ मैंने ईस्वी लिखा है, यहां मैंने ईस्वी पूर्व है। अगर बात कीजिए आपके पास शक संवत, तो शक संवत भी आपके पास 78 ईस्वी, ओनली ईस्वी आपके ये रहेगा। तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आपको, छोटी छोटी चीजें, कई बार जो है 78 ही आपके पास 3 बार ऑप्शन दे दिया, उसमें एक में जो है एडी लिख दिया, एक में बीसी लिख दिया, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा आपकी जो किसने चलाई थी, यूनानी द्वारा आपकी चलाई गई थी, तो ये भी 1 लाइनर आपके बन सकते हैं। इसके अलावा गुप्त काल की अगर हम बात करें तो गुप्त काल की स्थापना सबसे पहले पूछा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ये आपने याद रखना, जो कि आपके पास मौर्य काल में देखने को मिला था, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। और चंद्रगुप्त प्रथम आपकी ये अलग देखने को मिलते हैं, जो आपके गुप्त काल के समय की बात है। और गुप्त काल की अगर मैं बात करूं तो उसको स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपने याद रखना होगा तो ये भी तथ्य आपका इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, आगे आपके पास है गुप्त काल में जो महान खगोल विज्ञान और गणितज्ञ आपके रहे थे, आर्यभट्ट इंपॉर्टेंट है। आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। कुछ चीजें आपको ऐसी है क्लास के साथ में आपको जो माइंड में एक इस तरह से जो है एक क्रिटिकल कह लीजिए कि थिंकिंग, क्रिटिकल नहीं डाइवर्जेंट थिंक इसको कहेंगे, कि आपके मन में एक जो है ऐसे में आपके विचार डालने की कोशिश कर रहा हूं कि ताकि आपको लगे कि ये चीज आपने पढ़ी है। अब मैंने कहा कि आर्यभट्ट ने किसकी खोज की, इंपॉर्टेंट है। अब मैंने इसमें कह भी दिया कि गुप्त काल में जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ आपके थे, कौन थे वो आपके आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने खोज किसकी की, आपके माइंड में ये प्रश्न आना चाहिए। अभी एग्जाम आपका हुआ नहीं है, अगर आप क्लास देख रहे हो तो निस्संदेह अभी आपका क्लास देख रहे हो कि एग्जाम नहीं हुआ है, बहुत रेयर चांस है कि एग्जाम के बाद आप क्लास देखो। अगर देखोगे फिर आप पछताओगे कि ये प्रश्न आए थे और जो आपको करवाए जा रहे हैं। ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि यहां से कोई प्रश्न ना आए। मैं इतनी उम्मीद रखता हूं कि इस पूरी जो है अभी क्लास जो आपकी चल रही है, कम से कम 8 से 10 प्रश्न आपके डायरेक्ट इस क्लास से डायरेक्ट आ जाएंगे, ये मैं निस्संदेह गारंटी आपको दे सकता हूं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दें, जो चीजें नहीं आती उनको लर्न करने की कोशिश करें। चलिए आगे देखेंगे, चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये भी प्रश्न आपके कई बार एग्जाम में देखा गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के समय, गुप्त काल की हम बात कर रहे हैं, गुप्त काल में जो आपके पास देखने को मिलते हैं, आपके पास कौन देखने को मिलते हैं, तो आपके पास फायान, जो कि आपके कहां से आए थे, चीनी यात्री आपके ये थे। बाकी जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग आपके कह लीजिए, स्वर्ण काल कह लीजिए, तो ये आपके गुप्त काल, ये आपको मैंने बता दिया है। इसके अलावा थोड़े से हम आगे चले तो गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था, ये काफी बार एग्जाम में देखा गया है प्रश्न, तो दिनार उसको कहा जाता था। तो ये थोड़ा सा आप साथ साथ इसमें देखकर चलेंगे, आगे चलेंगे। इसके अलावा वर्धन वंश यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वर्धन वंश की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके नाम देखने को मिलता है, जिसको द्वितीय अशोक के नाम से भी जाना जाता है, तो वो आपके हर्षवर्धन है। तो हर्षवर्धन की अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था, तो ये थे आपके पास हैंसेआंग, इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखना। और हर्षवर्धन की रचना जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे यार रत्नावली एक रचना है, तो किसके द्वारा इसको लिखा गया था, तो हर्षवर्धन की रचना है। प्रियदर्शिका, ये भी आपकी हर्षवर्धन की रचना है। इसके अलावा बात की जाए नागानंद, ये भी आपकी जो है हर्षवर्धन की ही एक रचना है।
हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? तो हर्ष चरित्र कई बार पूछ लिया जाता है। तो हर्ष चरित्र, हर्ष का यानी चरित्र, हर्ष कौन? हर्षवर्धन, उनके चरित्र के बारे में ये रचना आपकी देखने को मिली थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न आपके देखने को मिला है। इसके अलावा जो है मुगल काल के हम विषय में चलते हैं। मुगल काल से काफी ज्यादा प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके पास मुगल काल में जो है मुगल शासकों के द्वारा जो युद्ध लड़े गए उनके बारे में प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मुगल काल की अगर मैं बात करूं तो मुगल काल के जो है मकबरे आपके बहुत ज्यादा, अगर स्पेशली बात की जाए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें तो मैक्सिमम आपके यहाँ से ये देखने को मिलते हैं। तो बाबर के द्वारा जितने भी युद्ध लड़े गए वो आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाबर ये आपके देखने को मिले। एक तो इनके जो है वार आपने देखना ना किस किस के साथ जो इनके जो देखने को मिले थे, पहली चीज। और सेकंड पॉइंट आपने क्या याद रखना? सेकंड पॉइंट आपने याद रखना है कि इनके जो मकबरे आपके कहाँ कहाँ थे। जैसे बाबर की बात की जाए तो बाबर आपके कहाँ से आए थे? तो आपके काबुल, तो काबुल से आए थे। अफगानिस्तान 8% की अगर हम बात करें तो इसका मकबरा वहीं देखने को मिलता है। इसके द्वारा कुछ एक इंपॉर्टेंट युद्ध लड़ गए, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये आपके कौन कौन से हैं? जैसे कि आपके पास पानीपत का युद्ध देखने को मिलता है, खानवा का युद्ध देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे जो है चंदेरी का युद्ध देखने को मिलता है, घाघरा का युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है। इसको आपने ऐसे याद रखना कि पानी पियो, खाना खाओ और चलो घर। बाकी नोट्स जिनके पास है उनको ऑलरेडी ये दिख भी रहा होगा, देखा भी होगा कि ये वाली ट्रिक मैंने यूज की और काफी बार मैं एग्जाम में ऑनलाइन क्लासेस में बताता हूँ कि इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पानी पियो, खाना खाओ और चलो घर। पानी पियो से आपके पास पानीपत का युद्ध नए आपके पास 1526 में देखने को मिलता है। खाना खाओ से आपके पास खानवा का युद्ध आपके पास 27 में। इसके अलावा जो आपके पास चलो घर, इसके बाद चंदेरी का युद्ध देखने को मिलता है आपके पास कहाँ पे 1920 माफ कीजिएगा 1528 में। उसके बाद आपके पास इसमें लास्ट में घाघरा का युद्ध देखने को मिलता है 1529 में और उसके बाद 1530 में इसकी मृत्यु आपकी हो जाती है। इसके अलावा जो आपके पास बाबर का मकबरा मैंने ऑलरेडी बता दिया कहाँ पे है, काबुल में है, तो ये आपके भारत के बाहर है। तो ऐसे प्रश्न भी कई बार पूछ ली जाती है कि किन किन जो शासकों के मकबरे आपके भारत में हैं और किन शासकों के मकबरे आपके भारत से बाहर है। तो बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर का मकबरा कहाँ है? भारत के बाहर है, जो कि आपके पास 8% काबुल में है। आगे चलेंगे, उसके बाद हुमायूं देखने को मिलते हैं। तो हुमायूं का पहले तो मकबरा आप देख लीजिए कहाँ पे है। तो हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो हुमायूं के द्वारा कुछ एक युद्ध लड़े गए, जैसे विलग्राम का युद्ध आपके पास देखने को मिलता है, चौसा का युद्ध देखने को मिलता है, देवरा का युद्ध आपके देखने को मिलता है, सरहिंद का युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारे युद्ध आपके हुमायूं द्वारा लड़े गए थे। हाँ, एक चीज आपने याद रखनी, बाबर के जितने युद्ध है, एक चीज इसमें विशेष तथ्य आप ये याद रखेंगे कि बाबर के जितने युद्ध हुए विजय हमेशा आपके बाबर ही रहा। चाहे वो आपकी बात की जाए यहाँ पे जो है पानीपत के युद्ध की, जो इब्राहिम लोदी के साथ देखने को मिला था बाबर का, यहाँ पे बाबर विजयी रहा। खानवे के युद्ध की बात की जाए राणा सांगा के साथ, यहाँ पे बाबर आपके विजयी रहा। चंदेरी की बात की जाए मेदिनी राय के साथ देखने को मिला था, तो यहाँ पे भी आपके जो है बाबर ही विजयी रहा। इसके अलावा बात की जाए घाघरा का युद्ध जो कि आपके महमूद लोदी के साथ देखने को मिला था, तो यहाँ पे बाबर ही विजयी रहा। अब ये कह लीजिए कि बाबर जो है आज के समय का आपकी रोमन रेंज है। अगर आप WWE में देखते हो, रेसलिंग देखते हो, तो आज के समय का रोमन रेंज है, क्योंकि रोमन रेंज जो है इस समय जो आपके देखते, अगर आपने देखा होगा, ऐसे हो सकता है कि काफ़ी कम स्टूडेंट जानते होंगे, तो अक्सर जो है आजकल सारे मैच वही जीत रहा है। तो उस समय का बाबर आपकी जो है आज के समय का रोमन रेंज आपके रहेगा। आगे चलेंगे, हुमायूं की बात करते हैं। हुमायूं के साथ जो है लड़े गए युद्ध मैंने बता दिए कौन कौन से। इसमें एक चीज याद रखनी, इनके द्वारा किस किस के साथ ये युद्ध हुए, ये चीज आपको देख लेनी एक बार। इसके अलावा अकबर द्वारा कुछ एक युद्ध लड़े गए, जिसमें कि आपके पास 2 इंपॉर्टेंट है। एक आपके पास पानीपत का द्वितीय युद्ध, ऐसे भी कई बार पूछ लिया था, पानीपत का द्वितीय युद्ध आपके कब हुआ था? 1556। फर्स्ट आपको मैंने बता दिया 1526। सेकंड की अगर हम बात करें 1556 इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध आपके जो देखने को मिला था किसके समय? अकबर के समय। इसके अलावा दूसरा युद्ध यहाँ पे देखने को मिलता है हल्दी घाटी का। तो 2 युद्ध आपके इंपॉर्टेंट है अकबर से रिलेटेड। तो आपके पहला आपके जो है पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है हेमू के साथ ये लड़ा गया था। दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो ये आपके पास महाराणा प्रताप इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो है हिस्ट्री में कुछ और चीज़ें आपके देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपके पास इसमें जो है आपके पास गौतम बुद्ध से जीवन से संबंधित कुछ एक घटना है जो कि आपको मैंने पहले कहा, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा जो है जैन संगति आपकी कहाँ कहाँ किस शासक के समय हुई, ये आपके देखने को मिलते हैं। हाँ, जो आपके पास एक चीज़ आपने याद रखनी, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो जैन धर्म है 2 भागों में ये डिवाइड हुआ। एक है आपके पास इसमें श्वेतांबर और दूसरे है दिगंबर। ये किस जो है जैन संगति में देखने को मिला? तो पहली जो जैन संगति आपकी जो देखने को मिली थी पाटलिपुत्र में, इसमें जो है आपके पास जैन धर्म जो है 2 भागों में आपके यहाँ पर बंट गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो आगे चलेंगे, यहाँ पे कुछ एक जो शासक थे
जो इनके बारे में कुछ एक इनको उपाधियां दी गई थी, जैसे कि कुणिक की उपाधि जो है किस शासक को दी गई थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो कुणिक की जो उपाधि है आपके पास किसे दी गई थी। इसके अलावा जो आपके पास बिंदुसार की जो है आपके पास बिंदुसार जो शासक थे किस वंश के थे और इनको कौन सी उपाधि दी गई थी। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देवपुत्र किसे कहा जाता है। इसके अलावा बात कीजिए आपके पास एक प्रश्न बनता है विक्रमादित्य, ये उपाधि आपके जो किस शासक को दी गई थी, तो और ये आपके जो किस वंश थे। तो इस तरह के प्रश्न भी आपने एक बार देख लेना है। बाकी बात कीजिए आपके पास जो कौन कौन से जो है साहित्य है जो कि आपके प्राचीन साहित्य हैं वो एग्जाम में पूछ ली जाते हैं। जैसे कि आपसे मैं जो 4-5 आपसे पूछ रहा हूँ, इससे ज़्यादा नहीं पूछूंगा, ये तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे। लर्न तो कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। देखिए एक चीज़ याद रखना, हिस्ट्री सेक्शन हो गया, पॉलिटी सेक्शन, जो चीज़ें घट चुकी है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी। और जब आपको पता है कि लर्न करनी है तो ऐसा रट्टा लगा लीजिए कि कभी ज़िंदगी भर ना भूले, क्योंकि जो है जो चीज़ें नहीं बदलनी है। अगर बाबर ने जो युद्ध आपके लड़ लिया 1526 में, पानीपत का पहला युद्ध अगर उसने लड़ लिया, तो आज से 100 साल बाद भी जो है बाबर ने वो युद्ध लड़ा है। और कब लड़ा है? 1526 में लड़ा है। तो जो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, तकड़े वाला रट्टा लगा लो, जैसे तोता जो है रट लेता है। एग्जाम का समय है तो रटना तो पड़ेगा आपको। थोड़ा सा जो है कुछ चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ चीज़ें आपको रटनी पड़ती है, तो विशेष ध्यान दें। रट्टा प्रवृत्ति अब चला दीजिए, लास्ट का 1 वीक है। और लास्ट वीक में आपने एक चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है, नई चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। जो पुरानी है बेशक लगेगा कि कर ली है, लेकिन फिर से उसको रिवाइज करते रहे साथ साथ। ठीक है, प्रश्न पूछ दिया था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट है, तो किसने की? पाणिनि ने की। अगला आपसे पूछ लिया जा सकता है इंडिका, जो मुझे लगता है कि ये प्रश्न हम पूछे जा सकते हैं। तो इंडिका जो आपके पास किसके द्वारा ये लिखी गई थी? मेगास्थनीज, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मुझे लगता है अमरकोश आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो अमरकोश की रचना अमर सिंह द्वारा की गई थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि राजतरंगिणी आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो कलहण द्वारा इसकी रचना की गई थी। इसके अलावा मुझे क्या लगता है कि लगता है कि हो सकता है कि आपके पास चरक संहिता आपसे पूछ ली जाए, तो चरक द्वारा इसकी रचना की गई थी। हाँ, मुझे बुद्ध चरित्र भी लग रहा है, तो बुद्ध चरित्र भी आपके अशोक घोष द्वारा। बाकी के साहित्य भी आपने एक बार देख लेना, अगर लुसेंट की बुक है तो उसमें एक साथ आपकी देखने को मिलेगी, वहां से आप इसको एक बार देख लेना। आगे चलेंगे, दिल्ली सल्तनत भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मुगल आपके रह गए, वैसे ही दिल्ली सल्तनत भी आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो है पूछा जाता है कि गुलाम वंश का जो है पहला जो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश से पहले कौन देखने को मिलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है कुछ एक प्रश्न देखिए क्या बनते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसको जो है कह लीजिए कि कंप्लीट इसने किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। एक प्रश्न तो ये बनेगा। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसकी मृत्यु घोड़े से गिरकर चौगान खेलते हुए थे? वो भी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ही आपकी थी। इसके अलावा जो है अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोंपड़ा, ये भी आपके बनाया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा इल्तुतमिश के बारे में हमने कह दिया, पहला और वास्तविक सुल्तान इसको कहा जाता है। और इसके अलावा जो है क्या कहेंगे इसको, इसने जो है कुतुब मीनार का निर्माण संपूर्ण करवाया। ठीक है, एक तथ्य ये भी आपका देखने को मिलता है, टका एवं जितल के सिक्के यहाँ पे जो है इसके द्वारा चलाए गए थे, ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपके रजिया सुल्तान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिल्ली सल्तनत में, जो कि प्रथम महिला सुल्तान आपकी जो है सुल्तान द्वारा घोषित की गई थी। तो पहली जो है आपकी महिला सुल्तान को हो रही थी इल्तुतमिश आपके बाद आपके देखने को मिली थी, और जिसने सुल्तान घोषित किया था वो थी आपके पास रजिया सुल्तान, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बलबन से आपके कई बार प्रश्न बनते हैं, बलबन इनके बाद देखने को मिले। हालांकि इसके बीच में कुछ एक शासक रहते हैं, वो बीच में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो है निस्संदेह उनके द्वारा ऐसे कोई काम किए नहीं गए, ऐसे कोई क्रांतिकारी जो परिवर्तन उनके द्वारा नहीं लाए गए कि जिससे जो है उनको हिस्ट्री का पार्ट बनाया जा सकता। ऐसा नहीं, कुछ बुक्स में उनको दिया है, लेकिन जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करें। आगे चलेंगे, बलबन की बात करेंगे। बलबन द्वारा ब्लड एंड आयरन पॉलिसीज को रोह और लख्त की नीति आपके कहा जाता है। इसके अलावा उसने कुछ एक प्रथा चलाई थी, सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस जो प्रथा है ये भी आपके इसी द्वारा चलाई थी। सिजदा यानी कि आपके पास जो है सिजदा और पाबोस, ये एक प्रथा थी कि जो शासक होगा उसके सामने जो है सिर ऊपर उठाकर नहीं चलना, लेटकर उसके सामने जो है पेट के बल पर लेटकर चलना, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिला, उसके पैरों को चूमना, इस तरह के कुछ एक प्रथा आपकी चलाई थी। हिस्ट्री वाली क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आगे चलेंगे, आगे आपके पास इसमें जो अलाउद्दीन खिलजी देखने को मिलता है, और इसके अलावा जो इब्राहिम लोदी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और इस तरह के आपके जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा कौन सा शासक था जिसने स्वयं को जो सुल्तान घोषित किया? एक प्रश्न यहाँ पे ये बन सकता है। तो मुबारक शाह खिलजी थे जिसने जो स्वयं को सुल्तान घोषित किया था। आगे चलेंगे, पीडीएफ काफ़ी बड़ी है, और अगर हम अभी बात करें तो अभी हम सिर्फ आपके जो 7-8 पेज हमने देखे हैं, और अभी इसमें जो है 110 से ज़्यादा आपके हो गए पेजेस, तो थोड़ा सा जो है तेज़ हम चलेंगे।
ठीक है, इसके अलावा जो आगे आपके पास देखने को मिलते हैं आपके अकबर के नवरत्न, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि बीरबल आपके काफ़ी फेमस थे, जिनका जो है महेशदास आप कह सकते हैं, और दीन इलाही जो धर्म को स्वीकार करने वाले पहले हिंदू, तो ये भी कई बार आपसे पूछा जाता है। दीन इलाही आपके अकबर द्वारा स्टार्ट किया गया था, एक धर्म था आपके। और इसके अलावा जो है बात करेंगे अबुल फजल, तो ये भी 9 रत्नों में से एक थे। तो आईन अकबर इनके द्वारा लिखी गई थी और अकबरनामा यहाँ पे देखने को मिलता है। और टोडरमल की बात की जाए तो दीवान अशरफ और वित्तीय विभाग के प्रमुख थे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है तानसेन की बात की जाए, कंठ भरण आपके पास कंठ भरण वाणी आपके जो है विलास इनको कहा जाता था, एक उपाधि थी इनके लिए। और मानसिंह यहाँ पे देखने को मिलते हैं, अब्दुल रहम जो आपके पास देखने को मिलते हैं, मुल्ला दो प्याजा यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हकीम हुकम आपके पास देखने को मिलते हैं, और फेजी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट है, फेजी आपके राजकवि थे, इंपॉर्टेंट, ये आपने याद रखना। देखिए इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, इसमें कई बार आपसे ऐसे पूछ लिया जा सकता है कि 9 रत्नों में से कौन सा नहीं था, क्योंकि 9 रत्न के आप दे दिए, आपके पास 3 ऑप्शन में तो वो है कि 9 रत्न है, एक होगा कि 9 रत्न है नहीं। तो इस तरह से प्रश्न आपका मुझे लगता है कि बन सकता है। बाकी हो सकता है ऐसे पूछ लिया जाए कि आपके पास जो है वित्तीय विभाग का प्रमुख आपके कौन था, तो टोडरमल थे, ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं। या फिर बीरबल का जो है क्या नाम था, वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था, तो महेशदास थे, कुछ ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। आगे चलेंगे, कुछ एक निर्माण हम देखेंगे यहाँ पे, कुछ एक जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स देखेंगे, कुछ एक हिस्टोरिकल जो है जो आपके पास बनाए गए थे, जो कि आपके पास किले वगैरह, उनको हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ है। जैसे कि आपके पास पूछ लिया जाता है कि आपके पास, देखिए हमने एक मुगल शासकों के मकबरे आपको मैं बता रहा था, लेकिन सभी के नहीं बता पाया क्योंकि हमने 2 ही देखे उसमें, तो अब थोड़े से इसको भी यहाँ पे देख लेंगे। तो शेरशाह का मकबरा कई बार पूछ लिया जाता है, तो कहाँ पे, तो सासाराम में देखने को मिलता है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। इसके अलावा जो आपके पास शाहजहाँ का मकबरा आपके पास आगरा में देखने को मिलता है, जो आपके पास ताजमहल है उसमें ही देखने को मिलता है, ऐसा माना जाता है। और बाकी जो है जहांगीर की बात की जाए, शाहदरा आपके देखने को मिलता है। तो मुगल शासकों के मकबरे आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। बाकी जो इनके कुछ एक मुगल साहित्य भी है, जैसे हुमायूंनामा किसने लिखा था, गुलबंद बेगम, ये बहन थी उनकी हुमायूं की, इंपॉर्टेंट है। अकबरनामा अबुल फजल, आईन अकबरी अबुल फजल, अकबरनामा जो आपके पास फेजी द्वारा भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी थोड़ा सा आप इसको ध्यान रखेंगे। बाकी जो है बात की जाए आपके पास शाह, जो आपके पास देखेंगे शाहजहांनामा, तो आपके पास दिनायत खान द्वारा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है कुछ एक युद्ध आपको मैंने ऑलरेडी बता दी, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हाँ, उपाधियाँ आपको मैंने पहले कह दी, उपाधियाँ आपने देख लेना, जिंदा पीर दरविश किसे कहा जाता है, तोता हिंद किसे कहा जाता है, और लाख बख्श किसे कहा जाता है, आपके छत्रपति किसे कहा जाता है, ये प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। और आगे चलेंगे, अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, हिस्ट्री थोड़ा सा आपकी जो है आगे चलेंगे, कहाँ पे अब अंग्रेज आपकी जो एंट्री यहाँ पे ले चुके हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल उनकी कुछ नीतियाँ जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको मैं थोड़ा सा इसके करके नहीं बताता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा आपको ऐसे बताता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे, क्योंकि जो है एसएसटी वाला सेक्शन आपका पूरा इससे ही आपके कवर रहेगा, हिस्ट्री और आपकी जो है ज़्यादातर पॉलिटी वाला सेक्शन यहाँ पे मुझे देखने को मिलता है, जितनी बार भी एग्ज़ाम आपके हुए हैं आज तक। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझेंगे कि सबसे पहले जो अगर बात की जाए आपके पास यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है, प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि बंगाल का गवर्नर, अगर सिर्फ आपके पास गवर्नर दिया है, ये आपके एक तो पेन भी आपका चलना बंद हो गया है क्योंकि जो काफ़ी देर तक ओपन रहा इसका, और इसमें अब इंक जो है डालनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, सुन लीजिए, ध्यान से सुन लेना, आपको याद हो जाएगा। देखिए क्या आपसे पहले इसमें गवर्नर आपके देखने को मिले, सबसे पहले गवर्नर आपसे पूछ ली जाए, देखिए गवर्नर अलग है, गवर्नर जनरल अलग है। तो गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पहला जो बंगाल का गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, एक चीज़ याद रखनी है। दूसरा प्रश्न आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आपकी जो है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, अब इसमें जनरल एक वर्ड लग गया तो ये आपसे पूछ लिया जा सकता है, तो आपके कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग, इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपने थोड़ी सी याद रखनी है। अब ये कैसे बने, तो 1773 में एक जो रेगुलेटरी एक्ट आपके देखने को मिला था, उसके द्वारा जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उसके साथ ही जितनी भी दूसरी जो प्रेसिडेंसियाँ थी, चाहे वो बंगाल की बात की जाए, चाहे मुंबई की बात की जाए, चाहे कलकत्ता की बात की जाए, तो वो सारी उसके अंडर आपकी आ गई। इसके बारे में अलग से बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा तो फिर तो इसमें समय आपका लग जाएगा।
तो इस तरह जो वारेन हेस्टिंग आपके देखने को मिलता है। वारेन हेस्टिंग के बाद जो आपके पास बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो कब आपके भारत के जो गवर्नर जनरल बने। अब देखिए ये आपके देखने को मिलता है 1833 में एक एक्ट देखने को मिलता है जो कि आपके पास 1833 का चार्टर एक्ट था। तो उसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को समाप्त किया गया और अब बनाए गए भारत के गवर्नर जनरल, जो कि आपके पास कौन थे, विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक से एक चीज आपने याद रखनी है, वो चीज क्या है कि आपके पास विलियम बेंटिक ने एक तो जो आपके पास जो सती प्रथा है उसको खत्म करने में इनका जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आपने याद रखना है। और इसके अलावा जो है इन्होंने एक और काम किया था राजा मोहन राय के साथ, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए क्या किया था। ये 28 की बात है, इंपॉर्टेंट है 1828 की, तो क्या आपके देखने को मिला था ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट साथ साथ करेंगे। इसके अलावा जो इनके समय में क्या हुआ कि एक तो अंतिम जो बंगाल के गवर्नर जनरल आपके रहे, दूसरे ये भारत के पहले गवर्नर जनरल बने 1833 में। एक चीज आपने याद रखनी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो इनको भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। अब देखिए आगे हम चलेंगे, आगे आपके देखने को मिलता है 1858 में क्या हुआ, 1858 में क्या हुआ, उससे पहले एक 1857 में एक रिवोल्ट आपके देखने को मिला था जो कि 1857 का रिवोल्ट आपके रहा था। 1857 का रिवोल्ट था जिसको 1857 की क्रांति आप कहते हैं। तो 1857 की क्रांति होती है 1857 में। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वहां पे क्या देखने को मिलता है, उसके बाद वहां पे जो है भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस पद को खत्म कर दिया गया। अब यहां तक चल रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन। अब जैसे ही यहाँ पे जो ये रिवोल्ट हुआ, अब उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है यहाँ पे अंत देखने को मिलता है 1858 में। और 1858 के ही एक जो अधिनियम आपके लाया गया, 1858 का जो अधिनियम आपके आया, उस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, 1858 के अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत किया गया। अब जो है शासन किसके अंडर चला, अब चला आपके ब्रिटिश क्राउन, यानी कि ब्रिटिश सम्राट के अंदर आपके सीधा शासन अब यहाँ पे चलना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नर जनरल थे उसका पद समाप्त कर दिया गया। अब यहां पे क्या बनाया गया, भारत के वायसरॉय। इंपॉर्टेंट है, तो गवर्नर जनरल को खत्म करके अब यहां पे देखने को मिले वायसरॉय। तो भारत का जो है पहला वायसरॉय इंपॉर्टेंट आपके लिए काफी रहेगा, वो आपके कौन है, अब ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आपके पहले वायसरॉय आपके कौन थे। इस तरह ये चीजें हुई, तो यहां से प्रश्न आपके बन सकते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें की गई, वो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या की गई वो भी आपके कई बार एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। जैसे कि बात कीजिए आपके पास यहाँ पे प्रश्न आपसे यही पूछ लिया जाए कि आपके पास जो है सहायक संधि आपके किसके द्वारा अपनाई गई थी, जो कि आपके पास लॉर्ड वेलेस्ली है। इसके अलावा जो है बात कीजिए आपके पास लेप्स की नीति, तो ये किसके द्वारा अपनाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा बात कीजिए आपके पास यहाँ पे पूछ लिया बंगाल का विभाजन जो है किसने किया था, तो ये आपके पास किसने किया था, आपके पास लॉर्ड कर्जन ने 1905 की बात है। हालांकि इसको रद्द जो है कर दिया था 1911 में आपके पास लॉर्ड हार्डिंग ने। तो ये आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न, तो इस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। और इनसे रिलेटेड बहुत सी चीज़ें आपके देखने को मिलती है। भारत के गवर्नर जनरल वायसरॉय आपके रहेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे अगर डिटेल में देखनी होगी देख लेना। बाकी समय तो अब आपके पास नहीं है, लेकिन मैं डाल दूंगा फिर भी लिंक, अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देख सकते हैं। और बाकी कुछ एक प्रश्न आपके ऐसे बनते हैं कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, और इसके अलावा कुक्का जो है विद्रोह आपके कब देखने को मिला था, बंगाल विभाजन कब हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की। अगर आप थोड़े से आगे चले इंडियन नेशनल मूवमेंट में, सूरत आपके जो है सूरत में जो आपके पास कांग्रेस में जो फूट पड़ी, सूरत अधिवेशन जो आपका हुआ था कब हुआ था, 1907 में हुआ था, कौन इसके अध्यक्ष थे। इस तरह से प्रश्न आपके पूछे जा सकते थे, तो आपके पास इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। हाँ, क्या मैं कह रहा था, सूरत में जो है आपके पास कांग्रेस में फूट पड़ती है 1907 में, पहली बार जो है नरम दल गरम दल आपके देखने को मिलते हैं। फूट का कारण भी आपके अध्यक्ष ही रहे थे, जो कि आपके पास कौन थे, तो आपके पास राम बिहारी घोष आपके देखने को मिले थे। उसके अलावा जो आपके पास 1911 में देखने को मिला था बंगाल विभाजन रद्द हुआ। 1915 की बात की जाए तो गांधी जी वापस आए थे, स्वदेश आए थे, तो ये भी कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद चंपारण आपके देखने को मिलता है, चंपारण सत्याग्रह। लेकिन उससे पहले एक चीज़ आपकी होम रूल लीग की स्थापना देखने को मिलती है 1916 में, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जा सकते हैं। इसके अलावा जो लखनऊ समझौता भी आपके जो पूछ लिया जा सकता है। कुछ एक चीज़ें आपकी इस तरह की रही थी। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह आपकी जो है वो आपके देखने को मिला। 1919 की बात की जाए तो
आपके पास वहाँ पे जो है एक रॉयलेट एक्ट आपका देखने को मिला और उसी के परिणाम स्वरूप आपके क्या देखने को मिला, वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके देखने को मिला। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको जो है थोड़ी थोड़ी ध्यान में रखनी है, जितनी रख सकते हो रख लेना। असहयोग आंदोलन देखने को मिलता है, गांधी जी ने नेतृत्व किया था, हालांकि बाद में इसको वापस ले लिया गया। इसमें आपने देखना कि असहयोग आंदोलन कब आपके स्टार्ट हुआ, कब इसको वापस लिया गया और क्या कारण रहे थे, चोरा चोरी जो घटना हुई थी कब ये किस दिन यह घटना हुई थी और कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देखने को ये मिली थी। इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। काकोरी रेल कांड आपके कब हुआ था, ये प्रश्न आपका बन सकता है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके कब शुरू हुआ था, ये प्रश्न आपके बन सकता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आपके बन सकता है। किन दो नेताओं का जो इसमें जो है सहयोग रहा था इसको जो है स्थापित करने में, यह प्रश्न आपका बन सकता है। साथ साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं जिनको साथ साथ पता है, जिनको नहीं है वो माइंड में क्लिक कर लेना ये चीज कि अगर नहीं पता है तो अभी भी समय है, अभी एग्जाम हुआ नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे। आपके पास देखने को मिलता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, एक ही चीज है दोनों। दांडी मार्च ही आपके परिणाम रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही परिणाम रहा कि आपके पास इसमें जो है एक गांधी इरविल समझौता देखने को मिलता है और गांधी इरविल समझौते का ही परिणाम है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी आपके जो है लंदन गए पार्टिसिपेट करने के लिए कांग्रेस की ओर से। इस तरह के परिणाम है। अगर जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी ना जाते तो मतभेद ना देखने को मिलते गांधी और अंबेडकर के बीच, और जो एक समझौता देखने को मिला जो कि पूना समझौता के नाम से जाना जाता है, तो वो समझौता आपके बीच नहीं होना था गांधी और अंबेडकर के बीच। तो ये कुछ एक परिणाम इस तरह के आपको देखने हैं। उसके बाद 1935 का अधिनियम देखने को मिलता है, यहां से प्रश्न आपके देखे जाते हैं। इसके अलावा आगे हम चले तो आपके पास 1940 में पहली बार जो है पाकिस्तान की मांग देखने को मिलती है, लाहौर अधिवेशन आपके हो रहा था। इसके अलावा जो पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, इस तरह के प्रश्न आपके देखने को मिलते हैं। 1942 की बात की जाए, क्रिप्स मिशन आपके यहाँ पे देखने को मिलता है और 1942 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन भी देखने को मिलता है। फिर आगे चले 1945 में आपके पास देखने को मिलता है ये आपके पास वेवेल योजना जो प्रस्तुत की गई थी, इंपॉर्टेंट है। और शिमला समझौता आपके पास, शिमला सम्मेलन भी यहाँ देखने को मिलता है, हालांकि शिमला समझौता 1971 में हुआ था, वो अलग है, शिमला सम्मेलन यहाँ पे अलग है। उसके बाद आपके पास कैबिनेट मिशन 1946 यहाँ पे देखने को मिलता है। कैबिनेट मिशन जब आपके आ रहा था उसका काम था संविधान जो आपके पास सभा है उसका निर्माण करना। अब संविधान जब आपके लिए बनाया जा रहा था, संविधान से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं कि पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946, ऐसे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं। उसमें अध्यक्ष किसे चुना गया, तो अध्यक्ष चुना गया आपके पास, उसमें जो अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, और फ्रांस की तर्ज पर उनको चुना गया था कि फ्रांस में जो है आपकी एक प्रथा थी कि जो सबसे उम्रदराज व्यक्ति है उसको जो अध्यक्ष वहां पे चुना जाता था, तो उसी आधार पे यहाँ पे भी देखने को मिला। हालांकि 2 दिन बाद ही ये 11 दिसंबर 1946 को ही क्या होता है कि उसमें स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं जो कि आपके पास राजेंद्र प्रसाद थे। तो इस तरह के फैक्ट आपको पता होने चाहिए। अब संविधान सभा आपकी बनी, टोटल मेंबर कितने थे, 300, इंपॉर्टेंट रखना 389 मेंबर आपके देखने को मिलते हैं। हालांकि बाद में ये कम हो गए, जैसे कि आपके पास भारत जब आज़ाद हो रहा था, भारत और आपके पास पाकिस्तान दो अलग अलग आपके बन रहे थे, उसके बाद 324 आपके बच के, लेकिन जो एट लास्ट बाद में 299 ही आपके रह गए थे। तो ये भी थोड़ी सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और बाकी बात की जाए संविधान की जो पहली बैठक मैं कह रहा हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो उसमें जो कितने मेंबर आपके थे उपस्थित, 307। तो 307 मेंबर आपके जो इस समय वहाँ पे जो है प्रेजेंट थे, शायद एग्जैक्ट यही है जहाँ तक मुझे लग रहा है, यहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना कितने मेंबर उसमें जो है प्रेजेंट थे, तो इतने थे आपके पास। और इसके अलावा जो इसको आगे डिवाइड किया गया था 296, अगर हम बात करें 296 को भी आपके डिवाइड किया गया था 292 और 4, तो ये थोड़ा सा अलग है और काफ़ी लंबा है, इसको ज़्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत मुझे अभी लग नहीं रहा है क्योंकि अभी समय आपके पास कम है। इसके अलावा प्रश्न पूछे जाते हैं कितने मेंबर आपके जो थे ये जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे आपके पास संविधान आपके जब लागू हुआ था, 284 मेंबर ने यहाँ पे जो है सिग्नेचर किए थे। संविधान जो लागू, देखिए 2 चीज़ें हैं, एक है संविधान को अंगीकृत किया गया, एक है संविधान लागू हुआ। अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 और संविधान लागू कब होता है, संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950। 2 अलग अलग चीजें, इसको थोड़ा सा अपने ध्यान रखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन ये सत्य यही है कि आपके पास लागू अलग दिन हुआ और आपके पास अंगीकृत एडॉप्ट उसको अलग दिन किया गया। तो ये थोड़ा सा आपने इसमें ध्यान रखना। इसके अलावा जो पूछ लिया जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो आपके पास 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन आपके लगा, तो ये भी आपने याद रखना तो रख लेना, बाकी जो है नहीं रखना होगा तो
इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो ये आपकी जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा प्रश्न और क्या बन सकता है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कुछ एक समितियां थी जो आपके संविधान सभा की रही थी, तो वो समितियां आपसे पूछ जाती है, संघ समिति और संघीय समिति, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसी तरह आपके पास जो है इसमें प्रांतीय समिति यानी कि स्टेट कमेटी जो थी वो आपके पास इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, कुछ इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। उसके अलावा जो प्रारूप समिति जो ड्राफ्ट कमेटी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष आपके डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ये कुछ एक जो है काफ़ी जो इंपॉर्टेंट थी आपके पास ये समितियाँ, ये आपने ध्यान रखनी है। झंडा समिति, JP कृपलानी, कुछ एक समितियों से प्रश्न आपके पूछ जाते हैं, किसमें जो कितने मेंबर थे, तो ये भी आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और इसके अध्यक्ष कौन कौन थे ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो भारत के संविधान के जो है पिता कौन कहते हैं, ये भी आपके जो कई बार पूछ लिया था, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ से संविधान सभा से पूछ लिए जाते हैं। तो बाकी जो है संविधान जब आपकी जो है बन रहा था, कितनी बैठकें हुई, कितने वाचन इसमें देखने को मिले, ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। कितने इसमें अनुच्छेद थे, सबसे पहले जब संविधान आपके जो है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन बाद जो है आपके पास जब लागू होता है, तो कितने इसमें आर्टिकल थे, कितने इसमें शेड्यूल थे, कितने इसमें पार्ट थे, तो ये भी प्रश्न आपके पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है थोड़ा सा हम PDF भी देख लेते हैं, क्योंकि जो है फिर तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ही आपका चला रहेगा। आगे चलेंगे, आगे आपके पास कुछ एक धार्मिक संगठन जो आपके पास है, थोड़ा सा वापस चलते हैं, इसमें जो है वापस चलेंगे, थोड़ा सा इसमें जो है देख लेंगे संगठन आपके जो है कौन कौन से थे। जो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी। इसके अलावा जो है प्रार्थना समाज 1867 में किसने की थी, तो ये आपके पास आत्माराम पांडुरंग आपके रहे थे, इंपॉर्टेंट है। सत्यशोधक समाज 1873, तो ज्योतिबा फूले, ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं कुछ एक। और इसके अलावा जो है आपके पास देखने को मिलते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 में देखने को मिलती है, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा, और बेलूर मठ भी जो इनके द्वारा ही बनाया गया था कलकत्ता में, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, हिस्ट्री वाले सेक्शन में बंगाल के गवर्नर जनरल, ये भी आपको मैंने बता दिया है आपके पास। ठीक है, भारत के जो है पहले गवर्नर जनरल आपके देखने को मिलते हैं विलियम बेंटिक देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया। इसके अलावा जो है आपके पास सती प्रथा पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है प्रश्न आपके बन सकते हैं यहाँ पे भारत के वॉयसरॉय, जो कि आपसे मैंने प्रश्न पूछा है कि कौन इसमें जो है पहले वॉयसरॉय आपके बने थे, ये आपने बताना है। और इसके अलावा जो अंतिम वॉयसरॉय भी आपने देख लेना, और यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। और इसके अलावा जो है भारतीय संविधान के कुछ एक इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल और कुछ एक पार्ट है, जिसकी भाग 1 में किसका वर्णन है, जिसकी मौलिक अधिकार किस में आते हैं, और आपके पास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में आते हैं। इंग्लिश में बोल दूं, फंडामेंटल राइट्स आपके जो किस पार्ट में आपके देखने को मिलते हैं। और DPSP की डायरेक्ट टू प्रिंसिपल की बात की जाए, कहाँ पे देखने को मिलते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी कहाँ पे देखने को मिलती है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है। इसके अलावा जो है आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि किस किस देश से जो कौन कौन सा आपकी जो प्रावधान यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी आर्टिकल आपने याद रख लेना, क्योंकि ये तो आपको याद रखने पड़ेंगे, इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से, तो ये आप थोड़ा सा देख लेना। आर्टिकल 36 से लेकर 51, आर्टिकल जो है 12 से लेकर 35 पहले तो आपके पास जो पार्ट 3 में जो रहेंगे, जो भाग 3 में आपके आएगा, तो आपके मौलिक अधिकार है एक, तो ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा भाग 4 की अगर हम बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके पास 36 से लेकर 51 तक ये भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो आपको याद रखना है आर्टिकल जो 51A, जो कि आपके पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 52 याद रखना, 64 याद रखना, और इसके अलावा जो है 76 एक बार देख लेना। इसके अलावा 124 देख लेना, 123 देख लेना, और 214 देख लेना, और 343 देख लेना। इसके अलावा 352, 356, 360 आपने देख लेना, जो कि आपके पास इमरजेंसी से रिलेटेड है। और 360 वित्तीय आपातकाल की स्थिति में जो आपके देखने को मिलता है, इंपॉर्टेंट है। और 370 जो कि अब निरस्त हो चुका है, जम्मू कश्मीर वाला, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 368 जो आपके पास संविधान में संशोधन का जो ये देखने को मिलता है 368 में, ये इंपॉर्टेंट है। और बस फिलहाल आर्टिकल इतने ही देखने, इससे ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। कुछ एक जो है राष्ट्रीय प्रतीक है, भारत के जो राष्ट्रीय प्रतीक है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। जैसे कि जो है राष्ट्रध्वज ने जो है माफ कीजिएगा, भारत में जो संविधान ने राष्ट्रध्वज का प्रारूप जो है कब अपनाया था, यानी कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई 3:2, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो है आपके पास पूछ लिया जा सकता है कि जो आपके पास राज चिन्ह है, जो कि के पास सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया है, ये आपका जो है राज चिन्ह आपका रहेगा, भारत का राज चिन्ह। और क्योंकि संसद भवन पे अभी इसकी स्टेब्लिशमेंट भी आपके देखने को मिली थी, तो न्यूज़ में ये रहा था, तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ से ये प्रश्न बने कि जो आपके पास अशोक स्तंभ है, ये आपके पास जो कहाँ से आपके लिए गया था, तो सारनाथ स्थित से आपके लिए गया था, इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 को इसको अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, संविधान सभा द्वारा। आगे चलेंगे, आपके पास इसमें देखने को मिल सकता है आपके पास कुछ एक जो राष्ट्रीय गान जैसे हो गया, आपके पास राष्ट्रीय गीत आपके हो गया। तो राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? 1911 में गाया गया। अधिवेशन आपके कलकत्ता में चल रहा था। तो इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा इसको जो है लिखा गया है, और पहली बार ये कहाँ पे किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। और राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो पहली बार कब गाया गया? 1896 में गाया गया पहली बार, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। तो कहाँ से लिया गया है, किससे, ये उपन्यास ही आपके लिया गया है, ऐसे प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। बाकी जिनको पता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मैं कह रहा हूँ और मैं कहना क्या चाहता हूँ, और सारी चीज़ें मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें अगर बनी बनाई मिल गई तो आप मेहनत नहीं करोगे। तो जब आपके मन में एक प्रश्न रहेगा कि वो चीज़ एक बार ढूंढनी है, तो उसको ढूंढते ढूंढते आपको जो 2-3 चीज़ें और ज़्यादा पता लगेगी। ठीक है, तो उस करके मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आगे इसमें देखने को मिलता है आपके पास कुछ एक प्रश्न ऐसे बनते हैं, जैसे कि आपके पास यहाँ से बन गया 1857 का जो एक अलग से भी बनता है। 1857 का रिवोल्ट हुआ था कि किस जगह पे किसने नेतृत्व किया था, पहले व्यक्ति कौन थे जिनको जो है फांसी पर चढ़ाया गया, और पहली बार जो है इसकी शुरुआत कहाँ पे देखने को मिलती है इस क्रांति की, किस छावनी से ये आपकी शुरू हुई थी क्रांति, और आधिकारिक तौर पे जो है क्रांति आपकी जो है कब शुरू हुई थी, किस डेट को शुरू हुई थी? 10 मई को। ये वाली इंपॉर्टेंट डेट है, साथ में बता रहा हूँ, हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए, तो गलत मत करके आना। राइट, चलिए आगे देखेंगे। इसके अलावा कुछ एक प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं कि यहाँ पे जो कौन सी राइफल थी, उस राइफल का नाम आपसे पूछ जाता था, और कई बार हो सकता है आपसे पूछे जाते थे मंगल पांडे थे। मंगल पांडे जो कौन सी जो है इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको पता होने चाहिए। बाकी रानी लक्ष्मीबाई ने कहाँ पे नेतृत्व किया था? रानी लक्ष्मीबाई के संदर्भ में एक कथन है, एक स्टेटमेंट दी थी, किसने दी थी? ह्यूरोज के दी, और कौन सी वो स्टेटमेंट थी, क्या स्टेटमेंट थी, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसे प्रश्न आपसे बन सकते हैं। और चलिए थोड़ा सा और हम चलेंगे आपके वन लाइनर की ओर। ठीक है, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद बता दिया था। कुणिक जो है किसकी उपाधि है, ये प्रश्न आपसे पूछा था, अजातशत्रु। ठीक है, इसके अलावा जो है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृतिक भाषा में देखने को मिलते हैं। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। जो मैंने कहा था कि कुछ एक इनके पूछे जा सकते हैं कि आपके जो है जैसे इन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो इन्होंने धर्म में प्रवेश किया तो क्या हुआ, घर त्यागा था तो क्या कहा था, जब इन्होंने प्रयाण त्यागे थे तो उनको क्या कहा जाता था? इस तरह के प्रश्न आपसे बन सकते हैं। बाकी सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया? अशोक ने किया था। तो सांची के स्तूप से रिलेटेड एक अलग से वीडियो हिस्ट्री वाले सेक्शन में देखना आप, जो प्लेलिस्ट में जाकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी रहेगी। और कुछ एक चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी इसमें बता दी है, और आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे देखते हैं। हाँ, कुछ एक प्रश्न आपके जो ये इनसे पूछे जा सकते हैं कि जैसे कि आपके पास भारत की जो पहली रेलगाड़ी तो किसके समय? डलहौजी के समय में देखने को मिलती है। तो कब देखने को मिलती है? 16 अप्रैल 1853 को। इंपॉर्टेंट है। तो ये रेलगाड़ी आपकी कहाँ से कहाँ चली थी? तो आपके पास ये बम्बई से लेकर ठाणे। तो इंपॉर्टेंट है, ऐसी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है कि वर्नाक्यूलर टैक्स किसने लागू किया था? लिटन द्वारा इसको लागू किया गया था। और 1878 में, हो सकता है डेट भी आपसे पूछ लिया, ईयर आपसे पूछ लिया जाए। और इल्बर्ट विल विवाद का जो है संबंध किस वॉइसरॉय से था? लॉर्ड रिपन से आपके देखने को मिलता है। और भारत का प्रथम वॉइसरॉय देखने को मिलता है लॉर्ड केनिन, 1857 में ये देखने को मिलते हैं। और आगे चलेंगे आपके पास से 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 का अधिनियम आया था, उसके अकॉर्डिंग इसको क्या किया गया था? इसको जो है आपके गवर्नर जनरल से हटाकर इसको जो नाम दिया गया था अब भारत के वॉइसरॉय, क्योंकि अब शासन आपके डायरेक्ट कहाँ चला गया? ब्रिटिश क्राउन के अंडर आपके देखने को चला गया। आगे चलेंगे, आगे आपके पास इसमें देखने को मिलता है प्रश्न कि जैसे कि आपके पास वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो कुछ एक प्रश्न है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता इंपॉर्टेंट है, तो किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और आपके पास कांग्रेस जो आपके पास देखने को मिली थी, तो ये एक यूनियन के रूप में देखने को मिली थी, एक संघ के रूप में देखने को मिली थी। 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना आपके देखने को मिली। 72 मेंबर इसमें देखने को मिले थे। पहला अधिवेशन बंबई में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न ये पूछा कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा ये की गई थी। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पहले भी देखने को मिला है। इसके अलावा पहली महिला अध्यक्ष कई बार पूछ ली जाती है, तो आपकी एनी बेसेंट थी। अगर पहली महिला अध्यक्ष भारतीय पूछी जाए तब आपकी सरोजिनी नायडू। दो अलग अलग तथ्य हैं। और गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1924 में जो बेलगांव में अधिवेशन हुआ था उसकी की थी। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और पहली बार कांग्रेस में फूट किस अधिवेशन में पड़ी? 1907 में जो अधिवेशन हो रहा था सूरत में, जिसमें कि रास बिहारी आपके जो है घोष आपकी अध्यक्षता कर रहे थे, और उसी के ऊपर जो एक विवाद छिड़ गया और नरम दल और गरम दल आपके जो देखने को मिलते हैं, यहाँ पे पहली बार विभाजन देखने को मिला। तो ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। और पहले जो है मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले जो है अंग्रेज अध्यक्ष कौन
कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और जॉर्ज जूलिया की बात की जाए तो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग की बत्ती जगाए, जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको ढूंढे और उनको जाकर सीधे रट्टा लगा लीजिए। ठीक है, गांधी जी से रिलेटेड एक प्रश्न बनता है कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु, दो अलग अलग प्रश्न है। अब मैं एक चीज बताता हूं, मैं राजनीतिक गुरु बताता हूं, आध्यात्मिक गुरु आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। देखिए, आपके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। आध्यात्मिक गुरु पूछे जाए तो लियो टॉल्स्टॉय, जो कि आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना था, लेकिन मैंने बता दिया क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट नहीं जो है इसको जाकर ढूंढेंगे या नहीं मिलेगा तो गलत करके आप आ जाओगे। ये प्रश्न आपके गांधी से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट था तो बताना जरूरी समझा। ठीक है, आगे चलेंगे। आगे आप देख लीजिए, इसमें ये हिस्ट्री सेक्शन थोड़ा डिटेल में चल पड़ा, इसको नहीं करेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, समय नहीं है आपके पास। आगे चलेंगे। आगे आपके पास पूछ दिया जाती है आपके पास, ठीक है, नदियां हमने कर ली है। ठीक है, विवाह के प्रकार ये आपने एक बार देख लेना। वेदांत की संख्या टोटल 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और निरुक्त और ज्योतिष, ये इंपॉर्टेंट है। दर्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि देख लेना। सांख्य दर्शन कपिल मुनि इसके प्रवर्तक है, योग दर्शन पतंजलि आपके मुनि रहेंगे, न्याय दर्शन गौतम मुनि आपके, और पूर्व मीमांसा आपके पास जैन मिहिर आपके देखने को मिलेगी। उत्तर मीमांसा की बात की जाए तो बद्रायण इंपॉर्टेंट रहेगा। धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए, महाभारत की बार पूछी जाए, वेद व्यास इसके जो आपके संहिता आपके देखने को मिलते हैं, जय संहिता भी इसको कहा जाता है महाभारत को, एक फैक्ट ही याद रखना। और आगे चलेंगे आपके पास रामायण की अगर हम बात करें तो ये आपके पास वाल्मीकि द्वारा इसको लिखा गया था, सभी को पता होगा, इसको बताने की जरूरत है नहीं। आगे चलेंगे। आगे आपके पास, ठीक है, बहुत संख्या हमने कर ली है। ठीक है, कुछ एक साइंस के क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सकता है कि जीके सेक्शन में ये वाला चीज आपको देखने को मिले। जैसे कि प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है, तो दूरी आपके प्रकाश वर्ष की इकाई इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसके अलावा बात की जाए आपके पास यहाँ पे देखने को मिलते हैं खाद्य ऊर्जा को जो हम किस इकाई में मापते हैं, कैलोरीज में, तो कैलोरी यहाँ पे लिखा है हिंदी में, कैलोरीज उसको मापा जाता है। इसके अलावा जो मानव शरीर का सामान्य तापमान, जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है जो नॉर्मल है, तो आपके पास ये भी आपसे पूछा जाता है, चाहे आपके पास फ़ारेनहाइट में पूछा जाए, चाहे केल्विन में पूछा जाए, चाहे डिग्री सेल्सियस में, तो सभी में अलग अलग रहेगा। तो ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। तो बाकी जो है ये तो आई होप सभी को पता होगा। ठीक है, ये आपको फ़ारेनहाइट वाला सभी को पता है। ठीक है, डिग्री सेल्सियस वाला सभी को पता है। केल्विन में जरा बता दीजिए कि केल्विन में कितना होता है। आगे चलेंगे। आगे आपके पास प्रश्न है, इसी में देखेंगे तो भारत में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु इंपॉर्टेंट है, और नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज जो आपके कंप्यूटर है कोलंबिया में आपके देखने को मिलता है। आगे चलेंगे आपके पास, इसी में प्रश्न आपके बनते हैं। आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट्ज इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कांच में जो है ध्वनि का वेग कितना होता है, 5640 मीटर प्रति सेकंड आपके रहेगा, और सबसे ज़्यादा ही है मेरे हिसाब से अभी तक, तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ठीक है, विटामिन से आपसे पूछा जाता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है, बी की कमी से कौन सा, सी की कौन सा, डी की कौन सा, ई की कमी से कौन सा, विटामिन के की कमी से कौन सा। तो ये इतनी सी चीजें रट्टा लगा लीजिए। विटामिन ए रतौंधी, बी बेरी, सी स्कर्वी, डी आपके रिकेटस, ई नपुंसकता, विटामिन के खून थक्का जमने में कमी देखने को मिलती है। रट लीजिए, जो प्रश्न आने हैं उसको रट लीजिए। चलिए आगे चलेंगे। इसमें टीबी के जीवाणु की खोज किसने की, रॉबर्ट कोच ने। घेंघा किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। ठीक है, कैंसर के उपचार के लिए कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है, रेडोन आपके लाया जाता है। अब इससे ज्यादा क्विक रीजन मैं आपको नहीं करवा सकता। जितने स्टूडेंट आपके देख रहे हैं इसका मतलब है कि सीरियस आप लोग हैं। बहुत बढ़िया, सुनते रहिए आराम से, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है तो कर सकते हैं, इससे आप थोड़े एक्टिव रहेंगे, और नहीं करना है तो एटलीस्ट आप ध्यान से इसको सुन लीजिए। आगे चलेंगे। प्रकृति का कठोरतम पदार्थ आपके कौन सा माना जाता है, तो आपके हीरा, जो कि अपरूप है आपके पास कार्बन का, इंपॉर्टेंट है। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है। और इसके अलावा चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। इंपॉर्टेंट चीजें साथ साथ आपको लेकर मैं चल रहा हूँ। कुछ एक वैज्ञानिक यंत्र है, उपकरण है, इनका आविष्कार पूछ लिया जाता है, या फिर उनको जो किसके लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वायुमंडल दाब मापने के लिए जो यंत्र है उसको क्या कहा जाता है, तो बैरोमीटर कहा जाता है। उसी तरह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए आपके डायनामो इंपॉर्टेंट है। जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वो आपको मैं बता रहा हूँ। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर सभी को पता होगा। और बाकी बात की जाए आपके पास झूठ का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ आपके रहेगा। और इसके अलावा जो है बात की जाए आपके पास रडार, तो दूर से आने वाले वायुयान की गति और दिशा जानने के लिए रडार का प्रयोग आपकी किया जाता है। कुछ एक जो है आविष्कार देखने को मिलते हैं, इन्वेंशन देखने को, टेलीविजन का बात की जाए जेल बेड आपके रहेंगे। और इसके अलावा जो है टेलीफोन की बात की जाए ग्राम बेल इसने आविष्कार किया था। रेडियो की बात की जाए तो मार्कोनी द्वारा। और बात की जाए आपके पास रेफ्रिजरेटर, तो आपके पास हैरिसन एवोकेटलिन इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एटीएम जो आप यूज करते हैं जॉन शेफर्ड आपके पास रहेंगे, इंपॉर्टेंट नाम है।
ठीक है। इसके अलावा रिवॉल्वर का आविष्कार कोर्ट द्वारा किया गया। विद्युत बल का एडिसन द्वारा। पेट्रोल कार जो आपकी रहेगी कार्ल बेंज द्वारा इंपॉर्टेंट है। और ईमेल जो आप यूज़ करते हैं, आप सभी करते हो, रे टॉमलिंसन, इंपॉर्टेंट रहेगा ये नाम। और इसके अलावा कुछ एक खोज आपकी ऐसे भी देखने को मिली थी, जैसे कि आपके पास प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, नाइट्रोजन की खोज रदरफोर्ड ने, और हाइड्रोजन की खोज आपके कैवेंडिश ने। इंपॉर्टेंट नाम रहेंगे, ये आप रट लेना साथ साथ। कुछ एक पदार्थ के रासायनिक नाम आपसे और रासायनिक सूत्र आपसे पूछ लिए जा सकते हैं जीके सेक्शन में, हो सकता है ऐसा पूछ लिया जाए, बाकी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है आपके पास पूछ लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम है आपके पास कैल्शियम सल्फेट, और आपके पास सूत्र रहेगा CaSO4 2H2O। इंपॉर्टेंट है, एक ही आपको बता रहा हूँ। बाकी विरंजक चूर्ण का जो है आप देख लीजिए, इसको रासायनिक नाम आपके जो क्या रहेगा। तो विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर आप कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है। उसी तरह जो है बेकिंग सोडा, धावन सोडा, खाने का सोडा कौन सा है, और जो है आपके पास धावन सोडा कौन सा है, तो ये आपसे पूछ, इनके रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपके सोडियम, आपके पास बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा। इसके अलावा जीव विज्ञान से जो महत्वपूर्ण कुछ शाखाएं आपकी रहेगी, जैसे कि आपके पास बायोफिजिक्स की बात की जाए तो इसमें किसका अध्ययन देखने को मिलता है। फ्लोरिकल्चर की बात की जाए तो किसका अध्ययन देखने को मिलता है। हॉर्टिकल्चर में क्या है, ओलेरी कल्चर में क्या है, पीसी कल्चर में क्या है, मेरी कल्चर में क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 2-3 मैं बताता हूँ, जैसे कि पीसी कल्चर मछलियों के अध्ययन से संबंधित, इसमें जो काफ़ी कंफ्यूज आप होते हैं। उसी तरह आपके पास इसमें देखने को मिलता है आपके पास सेरीकल्चर, रेशम के कीटों के उत्पादन से संबंधित आपके देखने को मिलता है। देखिए कल्चर जो शब्द लगा है समझ लेना, एग्रीकल्चर जो है मतलब यहाँ पे आपकी कुछ कृषि की जा रही है, यानी व्यापार के लिए कोई चीज़, किसी चीज़ का उत्पादन यहाँ पे जो किया जा रहा है। बस कल्चर से आप ये चीज़ थोड़ी सी याद रखना है। आगे चलेंगे, आपके पास इसमें चेचक के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने की थी। और मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो अच्छा आपके रहेगा। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, इंपॉर्टेंट है आपके पास। और मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन्स, सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी आपकी रहेगी। इसके अलावा जो आपके पास मानव शरीर में अस्थियों की कुछ संख्या, टोटल बोन्स आपकी जो ह्यूमन बॉडी में 206, आई होप सभी को पता होगी। हालांकि बच्चों में शिशुओं में ये 300 अप्रोक्सीमेट आपके देखने को मिलती हैं। बाद में ये जॉइंट्स आपकी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कहीं गायब भी हो जाती है आपके, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मानव शरीर की श्रव्य सीमा, सुनने की जो क्षमता होती है कितने हर्ट्ज से कितने, तो 20 से लेकर आपकी 20,000 तक रहेगी। इसके अलावा जो इससे कम और 20,000 से ज़्यादा, उसको आपके क्या कहा जाता है, ये भी प्रश्न आपके कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, एपीकल्चर, पीसी कल्चर, मेरी कल्चर, ये आपने देख लेना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। कुछ एक क्रांतियाँ भी आपसे पूछी जाती हैं, जैसे कि भूरी क्रांति, पीली क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, ये आपसे एग्जाम में कई बार पूछी गई है। हरित क्रांति सभी को पता है, खाद्यान्न से संबंधित है। उसी तरह जो आपने देख लेना, भूरी क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, पीली क्रांति किससे संबंधित है, ये क्रांतियाँ एक बार देख लेना, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ एक जो है कृषि से संबंधित संस्थान आपके देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक हिमाचल की बात की जाए तो आपके पास केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र आपके देखने को कहाँ मिलता है, कुफरी शिमला में। उसी तरह अलग अलग जगह में देखने को कुछ एक संस्थान मिलते हैं भारत के अन्य जो है राज्यों में, वो आपने एक बार देख लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, और आगे चलेंगे, आगे आपके पास से कुछ एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ये वाला पार्ट भी हम कर लेंगे कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान है पृथ्वी के त्वरण का जो कितना होता है, आपके पास 16 आपके रहेगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो है आपसे पूछते जा सकता है कि प्रश्न आपके रहेगा, जैसे कि यही वाला प्रश्न आपके देख लेंगे कि आपके पास किस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं, तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपकी चंद्रमा जो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, तो आपके पास इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा को कहा जाता है प्राकृतिक उपग्रह की बात की जाए, इनसेट बी आपके रहेगा पृथ्वी का, तो ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, हम पहुँच गए पेज नंबर 63। तो यहाँ से प्रश्न आपके ये बन सकता है कि उत्तल दर्पण से बना जो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी होता है। तो यहाँ पे ये पूछा जाता है कि गाड़ी की हेडलाइट में कौन सा होता है, तो अवतल आपके होता है। पीछे के मिरर देखने के लिए, यानी कि साइड मिरर जो आपके होते हैं पीछे का दृश्य देखने के लिए, उसमें उत्तल दर्पण आपके देखने को मिलता है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, बाकी ये मेरा अनुमान है। बाकी जो है कुछ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है कुछ एक प्रश्न बने थे, जैसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया है, वॉरेन हस्टिंग को पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जो है मेरियाना ट्रेंच कहाँ है, जो महासागरीय खाई है जो सबसे गहरी है, तो किस महासागर में है, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे प्रश्न आपके बन सकते हैं। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ कश्मीरी मृग पाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। इस तरह के प्रश्न आपके जी के सेक्शन वाले में ये अधिकतर बन सकते हैं। तो दाची गांव में रहेगा, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
बाकी जो है अभी फ़िलहाल मैं भी ज़्यादा थक गया हूँ और कोशिश करते हैं एक बार इसको देख तो लेंगे, कंप्लीट इसको देख लेते हैं कहाँ कहाँ क्या चीज़ें है। आपको अपना इवैल्यूएशन पता लगेगी कितनी तैयारी आपकी है। जिनके पास नोट्स है चलो वो तो नोट्स आपके पढ़ लेगी, जिनके पास नोट्स नहीं है, अब जो है समय भी नहीं है, तो मतलब सोचना कि अब जो इस नोट्स को आप लेकर कुछ आपका भला होगा, तो कोई भला नहीं होने वाला इस समय। अब इतना समय नहीं है। अब जो है इवेल्युएशन करने का आपको खुद को समय है कि इन नोट्स के अकॉर्डिंग आप इवेल्युएट कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक आपने छोड़ दिए हैं जो आपने नहीं किए हैं। जो नहीं किए हैं उनको नोट डाउन कीजिए और कोशिश कीजिए कि कर लीजिए। अगर थोड़ा सा पता है तो कर लीजिए, नहीं तो बिल्कुल भी मत करना। जितनी चीज़ें आती है उनको रिवाइज कर लीजिए और कुछ नहीं करना, ठीक है। बाकी कुछ एक आपके इसमें देखने को मिलते हैं प्रश्न, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क आपके जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, कर्नाटक में। और इसके अलावा जो झारखंड जो प्रसिद्ध है किसके लिए है, तो कोडरमा के लिए, जो अभ्रक खनन के लिए आपकी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपके पास शुष्क हवा जो है सांता आना आपकी कहाँ पे बहती है, हवाओं के नाम कई बार पूछे, जैसे लू आपकी देखने को मिलती है भारत में, जो नॉर्थ एरिया वहाँ पे लू आपकी जो चलती है गर्मियों में, तो उसी तरह ही आपके सांता आना एक है जो आपकी कैलिफोर्निया में आपके देखने को मिलती है। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हो। कुछ एक जो है घास के मैदान भी आपसे पूछे जाते हैं, जैसे कि पंपास घास का मैदान कहाँ पे है, डाउन्स आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं, स्टेपीज कहाँ पे आपके पास है। इस तरह के घास के मैदान के कई बार आपसे नाम पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए जी। अगर आप इस सेक्शन में आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के पास जो है पूरे विश्व का कितना % एरिया है, तो 2.4% है, पॉपुलेशन के हिसाब से 17.5 है। इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे देखने को मिलता है। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से प्रश्न बनता है, तो इंडियन जियोग्राफी की एक अलग से मैंने वीडियो बनाई है, उसको एक बार आपने देख लेना। वहाँ से इंडियन जियोग्राफी की एक वीडियो के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन मैंने करवाया है, भारत का पूरा परिचय दिया है। तो जियोग्राफी वाला सेक्शन मुझे लगता है कि वहाँ आपके लिए काफ़ी रहेगा, ठीक है। और कर्क रेखा जो कितने राज्यों से गुजरती है, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें करवाई है। तो इसके अलावा जो है भारत का उत्तरी बिंदु नॉर्थम जो आपके पास रहेगा कौन सा है, आपके पास साउथर्न आपके पास कौन सा रहेगा, ईस्टर्न कौन सा रहेगा, वेस्टर्न कौन सा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें उस वीडियो में अंदर आपकी कवर हो जाएगी। आगे चलेंगे, आगे आपके पास कुछ एक जो पर्वत देखने को मिलते हैं, विद्याधर पर्वत कहाँ है, सतपुड़ा पर्वत है, ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ एक दर्रे भी देखने को मिलते हैं, ये पता होना चाहिए। और कौन कौन से चैनल है, किस किस को अलग करते हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। टॉपिक आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी जो इतना समय नहीं है कि अब आपकी जो सारी चीज़ें आपको करवाई जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास आपकी रही थी। कुछ एक सौरमंडल से प्रश्न बनते हैं कि सूर्य क्या है, एक तारा है आपके पास, तो ये अपने अक्ष पर जो किससे किस साइड को चलता है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है। उसी तरह जो बुध की बात की जाए तो बुध जो आपके पास है ये क्या है, सबसे नज़दीक है, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह आपके देखने को मिलता है। शुक्र से प्रश्न बन सकते हैं, जो कि सबसे चमकीला ग्रह है आपके पास, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन इसको कहा जाता है। और सबसे चमकीला जो है ग्रह आपके देखने को मिलता है, तो पृथ्वी से सबसे नज़दीक भी है, इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना। पृथ्वी की बात की जाए नीला ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। और पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक का जो है तारा है सूर्य आपके रहेगा। और इसके अलावा जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपके चंद्रमा है। हालांकि जो प्राकृतिक की बात की जाए, कृत्रिम की बात की जाए, माफ़ कीजिएगा, कृत्रिम की बात की जाए तो इनसेट भी है, तो मैंने वो पहले आपको बता दिया है। आगे चलेंगे, इसमें कुछ एक प्रश्न आपके ऐसे भी बन सकते हैं, जैसे कि आपके पास बन गया कि जो आपके पास चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो नील आर्मस्ट्रांग थे। और दूसरे आपके पास कौन थे उसके बाद, तो सर एल्ड्रिन, इंपॉर्टेंट है एल्ड्रिन, ये भी आपके कब उतरे थे, 1969 में। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे इसमें और क्या आपका पूछा जा, चट्टानों के प्रकार आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सी चट्टान कौन सी है और किस नाम से इसको जाना जाता है। तो मिट्टी कौन से चट्टान में जो कौन सी मिट्टी आपकी पाई जाती है। पर्वत आपसे पूछे जाते हैं कि सबसे पुराना पर्वत कौन था, नवीन पर्वत आपके हिमालय। अगर आपसे पूछे जाए कि हिमालय किस तरह का पर्वत है, नवीन है, रॉकी, एडलीज, ओलंपस, ये सारे आपके पास क्या है, नवीन पर्वत में आपके देखने को मिलते हैं। अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो भारत में बात की जाए अरावली जो पर्वत है विश्व का जो सबसे पुराने वर्णित पर्वतों में से गिना जाता है। तो ये आपके पास इसकी सबसे ऊंची चोटी कई बार पूछी जाती है, तो माउंट आबू के निकट आपकी जो है गुरु शिखर अरावली जो आपके पास देखने को मिलता है राजस्थान में, ठीक है। आगे चलेंगे, भारत की सबसे ऊंची झील आपसे पूछ ली जा सकती है, देवस्थल झील आपकी रहेगी। संसार की सबसे ऊंची झील टिटिकाका झील आपकी रहेगी। और इसके अलावा जो विश्व की जो सबसे बड़ी झील की बात की जाए तो ये आपके पास कैस्पियन सागर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से मैं इसको बता रहा हूँ। और विश्व की जो सबसे गहरी झील बैकाल झील आपकी रहेगी, इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट रहेगी। आगे चलेंगे, आपके पास मीठे पानी की जो सुपीरियर झील आपकी रहेगी, खारे पानी की झील आपके पास वन झील रहेगी। और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। इंडिया की बात की जाए तो कौन सा देखने को मिलता है, थार मरुस्थल आपके पास है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। हाँ, वायुमंडल की संरचना की बात कर लेते हैं कि सबसे जो आपके पास नीचे कौन है, सौर मंडल है, उसके बाद समताप मंडल देखने को मिलता है, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल।
इसमें कौन कौन सी घटनाएं आपके देखने, जैसे कि आपके पास आजकल बरसात का मौसम है, तो जितनी भी ये मौसम संबंधी घटनाएं हो रही, चाहे बिजली का कड़कना, चाहे आपके पास बादलों का गरजना, चाहे इसके अलावा जो आपके पास यहाँ पे जो है बारिश आपकी हो रही है, या फिर कह लीजिए कि जितनी भी मौसम संबंधी जो घटनाएं वो सारी कहाँ पे देखने को मिलती है, सौर मंडल में आपकी देखने को मिलती है। समताप मंडल में आपकी जो है काफी आदर्श मानी जाती है वायुयानों के लिए, क्योंकि यहाँ का जो तापमान आपके समान रहता है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। अलग से वीडियो डालिए, उसमें देख लेना एक बार जाकर, प्लेलिस्ट आप एक बार चेक कर लेना, जो आपको टॉपिक लगते हैं कि ये मेरे क्लियर नहीं है वहां पर जाकर आपको दिख लेना, क्योंकि अभी आपके पास है फिर भी 2-3 दिन, अभी एग्जाम हुआ नहीं है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, अभी आप कुछ कर सकते हैं, बाद में आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ एक आपके प्रश्न ऐसे भी बन सकते हैं। ठीक है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कुछ एक प्रावधान जो अन्य देशों से लिए गए थे, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो जैसे कि आपके पास राज्य के नीति विषयक स्थान कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रबंधन आपकी जर्मनी में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो बात की जाए आपके पास संवर्ती सूची जो आपके देखने को मिलती है, तो किस शेड्यूल में मिलती है ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया इसको लिया गया। मूल कर्तव्य फंडामेंटल जो आपके पास ड्यूटीज है कहाँ पे लिया गया, किस पार्ट में आपकी आता है, आर्टिकल कौन सा है, ये पता होना चाहिए। रूस से आपके ये लिए गए थे। उसी तरह आपके पास जो है यूएसए से आपकी जो प्रस्तावना देखने को मिलती है, मौलिक अधिकार, न्यायिक जो है पुनर्निरीक्षण की शक्ति आपके देखने को मिलती है। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलते हैं। संसदीय प्रणाली की अगर हम बात करें, विधि के शासन की बात की जाए और ये द्विसदनीय व्यवस्था की बात की जाए तो ब्रिटेन से यहाँ पे देखने को मिलती है। और इस तरह के प्रश्न आपके यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाँ, संविधान में संशोधन करने संबंधी जो आपकी प्रावधान ये दक्षिण अफ्रीका से यहाँ पे देखने को मिलता है। आर्टिकल मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अन्य देशों के साथ, कुछ देशों के साथ आपकी जो कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे कि आपके पास सूर्य किरण की बात की जाए तो भारत की जो नेपाल आर्मी के साथ रहती है, हैंड इन हैंड आपकी चाइना के साथ देखने को मिलती है। मित्र शक्ति की बात की जाए तो आपके पास श्रीलंका के साथ आर्मी एक्सरसाइज देखने को मिलती है इंडिया की। युद्ध अभ्यास की बात की जाए, यूएसए के साथ आपकी आर्मी की एक्सरसाइज देखने को मिलती है इंडिया की। इसके अलावा जो गरुड़ शक्ति की बात की जाए तो गरुड़ शक्ति जो आपके पास देखने को मिलती है इंडोनेशिया के साथ। तो एक्सरसाइज हो सकता है आपसे ये पूछ ली जाए जो करंट में अभी हुई है, जो कुछ एक प्रश्न मुझसे बच्चे कर रहे थे, करंट अफेयर का बता दीजिए, करंट अफेयर किस तरह का आएगा। तो करंट अफेयर कुछ इस तरह का आपके देखने को मिलता है कि कौन सी एक्सरसाइज जो है पीछे अभी हाल ही में लास्ट 6 to 8 मंथ आपके देखने को मिली थी। इसके अलावा जो है कुछ एक प्रश्न ऐसे बनते हैं जीके सेक्शन की अगर हम बात करें तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र आपसे पूछ लिया जाए, बंगाल गजट है, इसके संस्थापक कौन थे ये आपसे पूछ लिया जाए तो जेम्स ऑगस्टस की 1780 में ये आपकी जो है प्रकाशित आपके देखने को मिला था। इसके अलावा भारतीय शिक्षक का मैग्ना कार्टा चार्ल्स फूड डिस्पैच आपके रहेगा 1854 वाला। और कुछ एक एजुकेशन कमीशन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ एक जो आपके पास बुक्स के नाम, जैसे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ आपकी जो महात्मा गांधी की, इस तरह की बुक्स भी आपसे पूछ ली जाती थी। यंग इंडिया, इस तरह के जो कुछ एक जो है नारे आपसे पूछे, नारे यानी कि कुछ एक कथन कि जो है जैसे कि इनकलाब जिंदाबाद, इस तरह के जो है आपके देखने को मिलते हैं। किसने ये दिया था, इस तरह के आपके नारे भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कुछ एक जो है क्रांतियाँ या फिर आंदोलन में देख लीजिए, ये चीज़ें मैंने आपको करवा दिया। ठीक है, ये मैंने बता दिया। भारत छोड़ो आंदोलन, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, ठीक है, पेज हम पहुंच गए हैं 96। ये नारे देख लीजिए, नारे बता दे, सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल का ये कथन है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह का आपके रहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल का रहेगा। करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो महात्मा गांधी का ये कथन रहेंगे। और इसके अलावा जो है महात्मा गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना को आपके एक उपाधि दी गई थी, कायदे आजम, उपाधियां भी आपने एक देख लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और महात्मा की उपाधि किसने दी थी आपके पास महात्मा गांधी को, तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। राष्ट्रपिता की उपाधि जो है महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। तो बारदोली की महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, सेकंड कब हुआ, ये चीज़ें पता होनी चाहिए। और एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी भारत का जो कौन सा है, बेरन द्वीप, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, रबी, खरीफ और जायद की फसलें, ये आपको पता होना चाहिए। शायद ये भी किसी एग्जाम में ही पूछने को देखने को मिला था कि रबी की फसलें कौन सी, और इसमें जो है क्या प्रश्न पूछा था कि इसमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है, कुछ इस तरह का एक प्रश्न था अभी जो एग्जाम हुआ। शायद नॉन मेडिकल वालों को जीके सेक्शन में था या जेबीटी वालों को, मुझे अब ध्यान नहीं है। तो रवि की फसलें देख लेना। तो इसके लिए आपने एक चीज याद रखनी, गा जो चाहे मन तेरा। तो गा जो चाहे यानी कि गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, ये आपने यानी कि अक्टूबर से अप्रैल के बीच जो देखने को मिलती है वो आपकी सारी रवि की फसलें हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। खरीफ की फसल ये आपके पास देखने को मिलती है जुलाई अक्टूबर में। तो जुलाई आपका जो ये वाला चल रहा है। तो अब देख लेना कि आसपास जितनी भी आपकी फसलें लगी है, चाहे चावल लगा है, ज्वार लगा है, मक्का लगा है, बाजरा, कपास, ये सारी जायद की फसलें, माफ कीजिए खरीफ की फसलें। जायद की फसलों की बात की जाए तो मार्च से जून के बीच तो लगती है, जो कि आपकी सब्जियां मैक्सिमम देखने को मिलती है, उसमें खीरा वगैरह आपके सब कुछ आ जाएगा। तो ये जायद की फसलें आपके देखने को मिलती हैं। कुछ एक विश्व के चिन्ह आपके देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपके पास लाल प्रकाश,
लाल रंग का प्रकाश कहीं भी देखने को मिले मतलब खतरे का संकेत है या रुकने का संकेत है। उसी तरह काला झंडा विरोध का है, लाल झंडा आपकी बात की जाए खतरे क्रांति का है, कमल के फूल की बात की जाए सभ्यता और संस्कृति आपकी दिखाता है, चक्र की बात की जाए प्रगतिशील का प्रतीक है, झुका हुआ झंडा आपके राष्ट्रीय शोक का है, पीले झंडे की बात की जाए तो संक्रामक रोगी की हम बात करते हैं तो उससे संबंधित है। इसी तरह आपकी चेन देखने को ये आपके देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। कुछ एक आपके यहाँ पे देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये चीज़ें हमने कर ली है, वाइटामिन देख लिए। कुछ एक आपके जो है टीके जो बच्चों को लगते हैं कि BCG का जो लगता है इसलिए, और पोलियो आपके कब लगता है, पहली खुराक कब लगती है, दूसरी खुराक, ये एक बार देख लेना। अंतर्राष्ट्रीय उपनाम की बात की जाए सफेद हाथियों का देश थाईलैंड और झीलों का देश फिनलैंड। इस तरह उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। मध्य रात्रि का देश आपके नॉर्वे को कहा जाता है। मेपिन का देश आपके कनाडा को कहा जाता है। और इसके अलावा बात कीजिए आपके पास डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन को कहा जाता है। और चीन का शोक आपके जो है हवांगो नदी को कहा जाता है। उसी तरह जो है बहुत से प्रश्न यहाँ पे देखने को बनते हैं। ये देख लेना, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, हाँ ये वाला प्रश्न बन गया भारत का मैनचेस्टर। ये एक प्रश्न आपका जो ये काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उत्तर भारत का पूछा जाए कानपुर, दक्षिण भारत का पूछा जाए कोयम्बटूर। 3 प्रश्न यहाँ पे सेम बनते हैं। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर आपके, भारत का बगीचा बेंगलोर रहेगा। भारत का प्रवेश द्वार आपके मुंबई को कहा जाता है। और भारत की महिला आप माफ कीजिएगा, भारत का जो मसालों का जो है बगीचा केरल को कहा जाता है। झीलों का नगर है आपके श्रीनगर आपके रहेगा। ठीक है, जुड़वा आपके नगर हैदराबाद, सिकंदराबाद आपके रहेंगे। 7 टापुओं का नगर आपके मुंबई रहेगा। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। ठीक है, कुछ एक नदियों के किनारे शहर बसे हुए, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कोलकाता किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे, गुवाहाटी आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे, दिल्ली आपके यमुना नदी के किनारे। इस तरह के प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। ठीक है, अयोध्या आपके सरसू नदी के किनारे, उज्जैन आपके शिप्रा नदी के किनारे, पांवटा आपके जो है पांवटा साहिब जी आपके पास हिमाचल में देखने को मिलता है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आगे आपके पास कुछ एक आपके प्रश्न यहाँ भी बन सकते हैं। ये चीज़ें मैंने करवा दी, ओके ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। कुछ देशों की जो है इंटरनेशनल बॉर्डर आपकी जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत और चीन के बीच जो एक रेखा लगती है मैकमोहन रेखा के नाम से उसको जाना जाता है। उसी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी जो है रेड क्लिफ आपके देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपके पास जो है LOC यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके अलावा बात की जाए भारत और अफगानिस्तान के बीच पहले डुरंड रेखा आपकी देखने को मिलती है। अब हालांकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन स्वतंत्रता से पहले ये आपके भारत और जो है अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलती है। अब ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलती है डुरंड रेखा। उसी तरह जो है जर्मनी पोलैंड में हिडन्स आपके वर्ग आपकी रहेगी और आई ऑर्डरनेसी रेखा देखने को मिलती है। रूस और फिनलैंड के बीच आपके मैनरहोम रेखा देखने को मिलती है। उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के बीच 38 पैरेलल लाइन यानी कि 38वीं समानांतर रेखा। और उसी तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच 49 पैरेलल लाइन यानी कि 49 जो आपके पास 49वीं समानांतर रेखा देखने को मिलती है। अन्य देशों की जो है कई बार जो सीमाओं की लंबाई पूछी जाती है, जैसे कि सर्वाधिक सीमा वाला जो आपके पास कौन सा है, तो चाइना है। कितनी है, 24,000 किलोमीटर इसकी जो सीमा रेखा आपकी देखने को मिलती है। भारत की जो है 12,700 किलोमीटर आपकी देखने को मिलती है। और सबसे छोटा आपकी जो किसकी देखने को मिलती है, वेटिकन। तो वेटिकन सबसे छोटी आपकी जो सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आपकी बनाता है 3 किलोमीटर। हालांकि अपने आप में एक देश इसको घोषित किया है सिर्फ सम्मान देने के लिए, वहाँ के जो सम्राट जो आपके है जो प्रमुख है उनको सम्मान देने के लिए इसको जो है एक अलग से जो है एक कंट्री घोषित किया गया। हालांकि ये कंट्री है नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे आपके पास। ठीक है, जियोग्राफी वाला मैंने बता दिया, वो एक क्लास देख लेना तो वहाँ से ये सारा सेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हो। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी, ये देख लेना एक बार। और किस नदी को बिहार का शोक, आपके कोसी नदी को। और इसके अलावा जो है कुछ एक झीलें आपकी रहेगी, जैसे लोनार झील आपके किस राज्य, महाराष्ट्र में है। और इसके अलावा जो पुष्कर झील आपके कहाँ पे है, तो आपके पास राजस्थान में है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे। अब कुछ एक प्रश्न आपके स्पोर्ट्स से भी रहेंगे, जैसे कि आपके पास राष्ट्रमंडल की बात की जाए, इसकी शुरुआत कब आपकी होती है, तो 1930 में देखने को मिलती है। भारत ने जो 15 राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया है, तो इस तरह के प्रश्न आपके बन सकते हैं। एशियाई खेलों में की बात की जाए तो इसमें जो है कौन सा चिन्ह आपका रहेगा और इसका जो आदर्श वाक्य क्या है, तो एवर ऑनवर्ड सदा यानी कि सदा आगे रहे। एवर ऑनवर्ड यानी कि सदा आगे, तो ये इसका एक वर्ड है। इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। हॉकी आपका जो खेल है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपके पास महिला हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत आपकी कब देखने को मिली, इस तरह के प्रश्न। और हॉकी से रिलेटेड कई बार ये भी पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। इंडिया में अगर हम बात की जाए तो खेल दिवस आपके 29 अगस्त को देखने को मिला था। तो मेजर ध्यानचंद जो आपके थे हॉकी के जादूगर, उनके जो है उसमें मनाया जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, हिमाचल में भी कई बार पूछा जाता है कि हिमाचल में जो है कहाँ पे देखने को मिलता है, तो शिलारू में यहाँ पे देखने को
मिलता है। तो सबसे ऊंचा जो हॉकी का स्टेडियम है ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा फुटबॉल से प्रश्न आपके बन सकते हैं। फीफा जो आपके पास फेडरेशन है, इसकी जो आपके पास स्थापना कब की गई थी? 1904 में देखने को मिलती है। कहाँ पे? तो पेरिस में। इस तरह के प्रश्न। ठीक है, टेनिस से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, और बास्केटबॉल से बन सकते हैं। एटलीस्ट आप एथलेटिक्स ये देख लेना आपने, निशानेबाजी वगैरह ये सारी चीज़ें आपने देख लेना। और कंप्यूटर से कुछ एक प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। अब ये चीज़ें आपकी हो गई है और अभी जो है ठीक है, इतना आप मुझे लगता है कि काफ़ी होगा, क्योंकि समय भी अब जो है काफ़ी हो चुका है। मुझे नहीं लगता है इससे ज़्यादा आप भी जो है ज़्यादा क्लास में बैठोगे। तो मैंने अपनी ओर से कोशिश कर दी है। एक कंप्लीट रिवीजन आपका इतने कम से कम समय में यही हो सकता था, और इतना समय नहीं था कि चीज़ों को जो है बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सप्लेन किया जाए। तो अपनी ओर से मैंने प्रयास किया है, और जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि 25,000 सब्सक्राइबर पे आपको एक कंप्लीट जो है लाइव सेशन आपको दिया जाएगा, तो अपनी ओर से मैंने पूरा कर लिया है। बाकी जो है एग्ज़ाम के बाद एक लाइव सेशन होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। तो उम्मीद है जब रिजल्ट आएगा आप उस लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड करोगे और मुझे बताना कि कितना सहयोग आपका इन क्लासेस का रहा, ताकि जो है मोटिवेशन के तौर पे आगे आने वाले जो दिसंबर जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में उस हिसाब से आपको करवाई। अगर आपकी जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं तो निस्संदेह कंप्लीट क्लासेज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। बाकी जो है आज की क्लास इतनी ही। आप सभी का जो है मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी जो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करेंगे।